Section number 32, one of the most important sections of PGBP. Section 32 that is related to depreciation. बड़ा सेक्शन है, डिटेल्ड है, कैलकुलेशंस भी आते हैं, इस पे सम्स भी बहुत सारे आएंगे। तो सम्स में कहीं ना कहीं पीजीबीपी में से अगर कुछ मिलता है एग्जाम में तो डेप्री का पॉइंट आना ऑब्वियस है, वो पूछेंगे ही, वैसा रहेगा। तो आपको सेक्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 32 है क्या, डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन वैसे आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आपने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग में भी हम ये चीजें पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, कुछ मेथड्स भी होते हैं इसके। अगर बेसिक मीनिंग की बात करें तो कभी भी कोई खर्चा अगर आपने कैपिटल नेचर का किया हो, जो आपका बिजनेस एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिकरिंग नहीं होता है, वन टाइम होता है। उसका डिडक्शन आपको एक साथ आपके पीएनएल में नहीं मिलता। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो, कैपिटल एक्सपेंस को लेके जाते हो बैलेंस शीट में, असेट साइड पे एक असेट क्रिएट करते हो फिक्स असेट के नाम पे। फिर उस असेट के एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा हर साल आप क्लेम करके उसको राइट ऑफ करते हो। कुछ साल के अंदर वो पूरा खर्चा आपको क्लेम करने को मिल जाता है। हो सकता है आपने पे पूरा एक साथ किया आज ही, लेकिन फिर भी आपको डिडक्शन एट ए टाइम नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा करके नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ होता है। मेनली दैट इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के साथ दो और नाम है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन। जब आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा ना, दो टर्म्स पीछे साथ में चलते थे, बट अब अपन उस पर कितना ध्यान देते हैं वो अलग बात है। तो एक डेप्रिसिएशन जो है वो तो आपको टेंजिबल असेट्स पे लगता ही है। अमोर्टाइजेशन कहाँ पे एप्लीकेबल, इनटेंजिबल्स पे, ठीक है। जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सब चीजें जो आईपीआर है उस पर आप बोल सकते हो कि वो अमोर्टाइज की जाती है, राइट ऑफ करना, मतलब अलग अलग नाम दे दिए। एक डिप्लीशन भी होता है, कुछ ध्यान है डिप्लीशन कौन से टाइप की असेट पे लगता है, तो कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो। डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है, टाइप ऑफ असेट ही खाली वेरी करती है बस। डिप्लीशन देखो याद करके कुछ ध्यान आ रहा हो, कोई एग्जाम्पल है सर? नाम तो वर्ड तो सुना ना, डिप्लीशन। ऐसे बोलते थे वेस्टिंग असेट्स, ये कैटेगरी थी। और वेस्टिंग असेट में क्या है वो ध्यान आ रहा है, कैटेगरी तो मैंने बता दी। अब एग्जाम्पल कुछ, जो माइनिंग सेक्टर होता है ना, माइंस, कोल माइन और ये सारी चीजें, उसको वेस्टिंग असेट बोलते हैं। क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना माइन में कोल खत्म हो जाता है, फिर वो माइन को बंद कर देते हैं। जमीन में ड्रिलिंग किया, मिनरल्स निकाले, मिनरल्स खत्म हो गए, उसको फिलअप कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ वेस्टिंग असेट। तो जो माइन है उसका जब डेप्रिसिएशन काउंट होता है तो उसको टेक्निकली बोलते हैं डिप्लीशन। ऐसे दो तीन वर्ड आते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, जो भी आप बोलो। यहाँ उन्होंने जनरली डेप्रिसिएशन के नाम से बात की। तो जो भी आपकी कैपिटल असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, उस पर जो आपका कैपिटल एक्सपेंस हो रहा है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, डेप्रिसिएशन। नो डाउट एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कैश के फॉर्म में किसी को आप पे नहीं करते, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन स्टिल इट इज अलाउेबल अंडर इनकम टैक्स एज ए डिडक्टेबल एक्सपेंस। इस पर आपका टैक्स सेविंग होता है, इतना आपको सिंपल ध्यान रखना पड़ेगा वैसा। अब डेप्रिसिएशन जो है वो काउंट करने के मेथड्स थे कुछ, याद है कौन कौन से मेथड थे? स्ट्रेट लाइन मेथड, और भी कुछ था, हाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऐसे नाम थे। तो दोनों में, हाँ दो ही थे, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस बोलो या रिड्यूसिंग बैलेंस बोलो, एक ही बात है वो। और एक स्ट्रेट लाइन मेथड था। दोनों में फर्क क्या है बेसिक? स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे गिनते थे? हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम, और वो कैसे कैलकुलेट होता है? एक परसेंटेज होगा, या फिर आप नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दो कि मैंने मशीन खरीदी, मशीन की लाइफ 5 साल, 1 लाख रुपए की मशीन है, डिवाइड बाई 5, हर साल 20-20 हजार रुपए खर्चे में डाल, तो बात खत्म। कितना इजी होता था, अगर आपको डिवीजन अच्छे से आता है तो प्रॉब्लम नहीं, या आपके कैलसी को आता है तो भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो काम हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें फिर कुछ सैलवेज वैल्यू भी होती थी, सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, हाँ स्क्रैप वैल्यू बोलो, सैलवेज वैल्यू बोलो, एक ही बात है। हाँ, स्क्रैप वैल्यू होती थी, तो उसका क्या मतलब था? ठीक है, हाँ रद्दी वाला बोलो या भंगार वाला बोलो, तो कुछ भी चलेगा, ठीक है। स्क्रैप का मतलब वही होता है ना। तो आपने रद्दी वाले को बुला के, भंगार वाले को बुला के वो सामान दे दिया, तो उसका कुछ तो पैसा मिलेगा। और अपना कितनी बार तो दिमाग उसमें लगा होता है कि यार इसको बेचेंगे तो रद्दी वाला कितना देगा, वो किलो के भाव दे रहा है, 50-100 रुपए आ रहे हैं, और अपना उसी में ध्यान लगा हुआ है, वैसा है। तो ये सब चीजें जो है वो स्क्रैप वैल्यू में काउंट होती है। तो जब एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन हम गिनते हैं और कुछ स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो तो माइनस हो जाती है। 1 लाख की मशीन है, जैसे अपन बात कर रहे थे, तो बोला इसका ना 5 साल के बाद जब इसको स्क्रैप करोगे तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो आपका खर्चा तो नेट 90,000 ही है, तो वो 90,000 5 साल में राइट ऑफ होगा। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 18,000। तो ये कैलकुलेशन हम करते थे। रिड्यूसिंग बैलेंस वाले में, डब्ल्यूडीबी में क्या था? अलग अलग लगता है, परसेंटेज में तो सेम ही होता होगा ना।
वैल्यू अलग अलग हो जाती है। अब आपको बोला है कि भाई 20% डेप्री लगेगा, तो पहले साल का डेप्री 1 लाख पे 20,000, दूसरे साल का डेप्री 80,000 पे 20%, ऐसे रिड्यूस होता जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो एवरी ईयर चेंज होता है, पर परसेंटेज में सेम हो सकता है। अच्छा, इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जीरो वैल्यू तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, एग्जैक्ट जीरो वैल्यू नहीं आती, लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। एसएलएम में तो क्लियर कैलकुलेशन है, वहां तो डिवीजन ही हो रहा है, तो एक फिक्स पॉइंट पे असेट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है एसएलएम वर्सेस डब्ल्यूडीवी। यहाँ पे 32 में जो बात हो रही है डेप्रिसिएशन की, उसमें उन्होंने एकदम सिंपली क्लैरिफाई किया कि वो कौन सी मेथड प्रेफर करते हैं। दे प्रेफर डब्ल्यूडीवी मेथड। मेजॉरिटी ऑफ द असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगता है कौन से मेथड से लगता है, डब्ल्यूडीवी से, एसएलएम से नहीं। एसएलएम होता तो आपके लिए गिनना ईजी होता, बट इनको चीज़ों को ईजी बनाना नहीं है, उन्होंने बोला हम थोड़ा सा रखेंगे उसको टिपिकल। तो डब्ल्यूडीवी मेथड से मेजॉरिटी ऑफ द असेट्स का डेप्रिसिएशन मेजॉरिटी बिजनेस में क्लेम होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट मेनली वही यूज होता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन आप कितने रेट पे क्लेम करोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। हम अपनी मर्जी से डेप्रिसिएशन का रेट डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई प्लांट एंड मशीनरी है, क्या रेट लगाऊं, चल 20% लगा दे, 10% लगा दे। प्रॉफिट कम करना है, डेप्री बढ़ा दे। प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है इस बार, डेप्री कम कर दे। ऐसा अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन के रेट्स आपको असेट वाइज दे रखे हैं, कैटेगरी वाइज। फर्नीचर पे अलग, प्लांट एंड मशीनरी पे अलग, बिल्डिंग पे अलग, वैसा है। तो आईपीआर पे, गुडविल इंटेंजिबल्स पे अलग। तो जो रेट आपको बोला है आपको वही रेट यूज करना है, उस हिसाब से आपका जो डेप्री का एक्सपेंस बनता है क्लेम कर लो। परसेंटेज दे रखे हैं और वैल्यू जो है वो अलग अलग है। समझ आ रहा है, क्लियर है? तो डब्ल्यूडीवी बेसिस पे होगा और परसेंटेज उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उसी परसेंटेज पे रहेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर ही पॉइंट। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। दिस इज मेनली रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। अब बाकी कंडीशंस जो है वो अपने ऐड ऑन करते जाते हैं, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे काम करता है। कुछ कंडीशंस थियरी फॉर्म में दे रखी है, वो पहले देख लो, फिर रेट्स पे भी आगे बात करेंगे। पेज 83 पे जो अपना टॉपिक है ना, वहीं से बता रहा हूँ। कंडीशंस फॉर अलाउेबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी अपन बात कर रहे थे, टेंजिबल वर्सेज इंटेंजिबल, तो क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। एक क्लासिफिकेशन है टेंजिबल वर्सेज इंटेंजिबल, सिंपल। टेंजिबल असेट्स में कौन कौन सी आती है? जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, वैसा। अब ये बेंचेस हैं तो ये सारी टेंजिबल है, एयर कंडीशनर है तो टेंजिबल है, पैनल है तो टेंजिबल है, तो ये सब चीजें टेंजिबल असेट्स में आएंगी। इनटेंजिबल में मोस्टली आईपीआर और गुडविल आता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, डिजाइन्स, तो ये सारी चीजें इनटेंजिबल, वो कैटेगरी हो गई। वैसा लाइसेंसेस भी हो सकते हैं, फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, ये सारी जो असेट्स हैं वो इंटेंजिबल्स में आती है। ये दो कैटेगरी इन्होंने यहाँ पे बता दी। अच्छा, जो जमीन है, लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड, वो डेप्रिसिएबल है या नहीं है? कुछ पढ़ा है इसके बारे में? बिल्डिंग डेप्रिसिएबल है? कंस्ट्रक्शन की एक लाइफ होती है कि बिल्डिंग ऐसे कोई हजारों साल तक ऐसी की ऐसी रहेगी, नॉट नेसेसरी। आजकल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो 10 साल की भी नहीं है। आप कोई बिल्डिंग में फ्लैट खरीद तो 10 साल के बाद सोचना पड़ता है यहीं रहूं या चेंज कर दूं, क्योंकि बिल्डिंग की हालत खराब हो जाती है, लोग शिफ्ट कर लेते हैं, वैसा हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए चलेगा, बट जमीन तो परमानेंट है। अच्छा, जमीन की वैल्यू कम होती है, बढ़ती है? कभी कम होती है क्या? बढ़ेगी। तो बोलते हैं लैंड इज एन अप्रिशिएबल असेट, उस पर डेप्रिसिएशन कभी नहीं होता। तो वो बात भी यहाँ पे क्लैरिफाई की है कि लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड, वो आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो डेप्रिसिएबल नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन कभी उस पर क्लेम नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारी बातें तो वही बोली जो मैंने आपको बताई। दूसरा पॉइंट है ओनरशिप वर्सेस लीज। एक होता है प्रॉपर्टी को या असेट को ओन करना, एक होता है उसको लीज पे लेना। लीज का मतलब किराया हो गया ना एक तरीके से।
तो डेप्रिसिएशन किसको क्लेम करने को मिलेगा, कब और कब नहीं मिलेगा? तो अगर आप किसी असेट के ओनर हो तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन आपने कोई असेट लीज पे ले रखी है तो फिर आपको डेप्री क्लेम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसमें आपको क्लेम करने को मिलेगा लीज रेंट एंड नॉट डेप्रिसिएशन। फॉर इंस्टेंस, जो प्लांट एंड मशीनरी है, जैसे इंडस्ट्रीज में होता ही है, मैंने फैक्ट्री लगाई, बिल्डिंग मेरी है, लेकिन जो मशीन्स उसमें इंस्टॉल किया ना, वो मशीन्स मैंने खरीदी नहीं, मैंने लीज पे ले ली। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो असेट मैनेजमेंट और लीजिंग का काम करती है। आप लोगों ने मशीन में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो मशीन की लाइफ है 10 साल 20 साल, कुछ नहीं होगा। आपने मशीन में इन्वेस्ट किया लेकिन आपको मशीन चलानी नहीं है। मुझे मशीन चलानी है लेकिन खरीदनी नहीं है। मैं बोला एक काम करो ना, आपकी मशीन मेरे को किराए पे दे दो, मेरी फैक्ट्री में लगा देता हूँ, आप मेरे से हर महीने मशीन का किराया ले लेना या ईयरली रेंट ले लेना, मुझे मशीन खरीदनी नहीं है। मुझे कितने साल के लिए चाहिए? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद आप मशीन वापस ले जाना और तब तक का किराया मैं आपको दे दूंगा। मशीन की लाइफ तो 20 साल है। तो कितने लोग ऐसे मशीन में इन्वेस्ट करते हैं कि हम किराए पे देंगे मशीन और सामने वाला जो है रेंट पे करेगा। अब मैंने आपसे मशीन लीज पे ली है, बाई नहीं की है, मेरी फैक्ट्री में मैंने मशीन इंस्टॉल कर दी है, लेकिन ओनर आप हो। बात समझ आ रही? तो यहाँ जो मैं आपको पे कर रहा हूँ वो रेंट पे कर रहा हूँ, मशीन चलाने का रेंट पे कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? तो इस मशीन का असली मालिक कौन है? मैं हूं या आप हो? मालिक कौन है? आप हो ना। तो डेप्रिसिएशन तो आपको क्लेम करने को मिलना चाहिए। बात समझ आ रही है? मैं ओनर नहीं हूं, मैं लेजी हूं, तो मुझे क्लेम करने को नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ लीज रेंट क्लेम कर सकता हूँ। एक मशीन का अगर मैं आपको महीने का 5,000 रुपये किराया दे रहा हूँ तो मेरे लिए वो 5,000 रुपये बिजनेस एक्सपेंस है, मैं क्लेम करूंगा। लेकिन उस मशीन की कॉस्ट होगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, उस पर जो डेप्रिसिएशन बनता है वो आप क्लेम करोगे। बात समझ आ रही? तो ओनरशिप और लीज अग्रीमेंट में फर्क है। जो असली मालिक है असेट का, डेप्रिसिएशन उसको क्लेम करने को मिलता है। जो लेजी है, किराएदार है, वो कभी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ किराए का खर्चा क्लेम कर सकता है। बात समझ आई? क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? एक और अच्छा पॉइंट है इसमें, मैं साथ में ऐड कर देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको थियरी में मिलेगा। दैट इज कॉल्ड हायर परचेज अग्रीमेंट। एक्सेप्शन बोल सकते हो इसका। हायर परचेज अग्रीमेंट होता क्या है, कहीं आपने पढ़ा है पहले? टर्म सुना हुआ कहीं? सिंपल टर्म्स में हायर परचेज अग्रीमेंट मतलब बैंक लोन। आपने लोन पे मशीन खरीदी और आप ईएमआई चुका रहे हो, तो 5 साल का लोन है, मशीन की वैल्यू कुछ 2-4 लाख रुपए होगी और हर महीने आप ईएमआई भर रहे हो। अब इस सिचुएशन में ये जो अग्रीमेंट है बैंक के साथ, बैंक ने मशीन वाली कंपनी को आपके बिहाफ पे पूरा पे कर दिया है और अब बैंक वाले आपसे थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में चार्ज कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। दिस अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द बैंक इज कॉल्ड हायर परचेज अग्रीमेंट। जो लोन वाला सिस्टम चलता है वो, इसको हायर परचेज बोलते हैं। अब टेक्निकली ऐसा होता है कि मशीन का इंस्टॉलमेंट जब तक बाकी है तब तक टेक्निकली ओनर कौन है? बैंक। बैंक बोलती है भाई हमने आपके बिहाफ पे पैसे भरे हैं, इस मशीन के मालिक हम हैं, अगर एक भी ईएमआई बाउंस हुआ ना, उठा के ले जाएंगे। बात समझ आ रही है? वो बेच के पैसा वसूल करेंगे, तब तक तो ओनरशिप हमारी है। लेकिन जैसे ही आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, हम आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे कि आज से हमें इस असेट से कोई मतलब नहीं है, हमारा पूरा पेमेंट आ गया है, आपके पास सारे राइट्स है, आपको जो करना है करो, अगले दिन आप मशीन बेच दो, वी आर लीस्ट कंसर्न। बात समझ आई? पर तब तक के लिए टेक्निकली ओनर बैंक है। अब यहाँ पे सवाल आता है फिर डेप्रिसिएशन का। बोले फिर हायर परचेज अग्रीमेंट में जब तक लोन चल रहा है तब तक तो फिर यूजर को तो डेप्री मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यूजर तो अभी खुद ईएमआई चुका रहा है। समझ आया? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो अंडरस्टूड है कि मालिक तो यूजर ही है, ईएमआई भरने के बाद तो वही मालिक बन जाएगा। अब ऐसे में अगर उसको डेप्री क्लेम करने को नहीं देंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। और दूसरी चीज ये, फिर वो बोलेगा कि अगर डेप्री क्लेम करने नहीं दे रहे हो तो ईएमआई क्लेम करूंगा, मैं तो पे कर ही रहा हूँ। बोला इसको इतना कंफ्यूजिंग मत करो, नहीं तो बैंक वाले जितने लोन फाइनेंस करेंगे सारी प्रॉपर्टियों पे डेप्री क्लेम करने बैठ जाएंगे। कब खत्म होगा उनका कंप्यूटेशन? आप सोचो, एक बैंक एक महीने में कितने लोन बांटती होगी? जब तक ईएमआई चल रहा है 5 साल 10 साल 15 साल, तब तक डेप्री क्लेम किए जा रही है, वो नहीं पॉसिबल है। इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। तो हायर परचेज अग्रीमेंट एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे जो यूजर है उसी को ओनर मान लिया जाता है, डीम्ड ओनर। टेक्निकली बैंकिंग लैंग्वेज में ओनर नहीं है जब तक उसका एक भी ईएमआई बाकी हो, लेकिन इनकम टैक्स के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, इस सेक्शन के लिए उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। आइए बात समझ में। तो हायर परचेज अग्रीमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द ओनरशिप पॉइंट। नॉर्मली बोला है कि ओनर को ही डेप्री मिलता है, बट हायर परचेज अग्रीमेंट में जो बोरोवर है उसको ओनर मान लिया जाता है और उसको आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना अलाउ कर देते हैं। तो अगर आपने गाड़ी खरीदी है बिजनेस पर्पज के लिए और वो गाड़ी लोन पे ली है, तो आप वो गाड़ी का लोन भरो, वो अलग चीज है, लेकिन आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, भले कहीं ना कहीं वो गाड़ी बैंक के पास गिरवी है।
फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, अच्छी चीज है, उसको ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ थियरी में मिलेगा। हायर परचेज अग्रीमेंट, इसमें ना लीज होल्ड लैंड वाला भी एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जमीन लीज पे है, बिल्डिंग आपकी है, ये क्या बात हुई? ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, जिस जमीन पे आपने प्रॉपर्टी बनाई वो जमीन जो है ना वो लीज पे है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है अपने ये दमन में, जितने रिजॉर्ट्स बने हुए वो सारे रिजॉर्ट्स जो है वो जमीन लीज पे, जो बीच वाले सारे बीच के साथ जो रिजॉर्ट्स हैं सी फेसिंग वाले, वो जो प्रॉपर्टी है वो लैंड सरकार ने वो रिजॉर्ट के ओनर को बेची नहीं है, लेकिन उस पर जो रिजॉर्ट बनाया हुआ है उसका मालिक तो वो ओनर ही होगा जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब दोनों के डॉक्यूमेंट अलग है, जमीन का डॉक्यूमेंट अलग है, कंस्ट्रक्शन का सुपर स्ट्रक्चर जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना उसका डॉक्यूमेंट अलग है। तो जमीन के आप मालिक नहीं हो, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी है उसके आप मालिक हो, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। और जमीन का डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं होता है, वो तो अप्रिशिएबल एसेट है, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। बट ये नेसेसरी नहीं है कि जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उस बिल्डिंग को जिस जमीन पे बनाया गया उसके भी मालिक हो आप, नॉट नेसेसरी। लीज होल्ड लैंड के ऊपर बनाई गई बिल्डिंग भी आप ही की ओनरशिप में मानी जाती है और उसका डेप्री आप आराम से क्लेम कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी प्रीमियम लोकेशंस को गवर्नमेंट सेल आउट नहीं करती, लीज आउट करती, और वो लीज टर्म होता है 25 ईयर्स, 49 ईयर्स, 75 ईयर्स, 99 ईयर्स, ऐसा होता है। शाहरुख खान का बंगलो देखा, ठीक है, इतना बड़ा बंगलो बनाया बीच साइड पे, मन्नत। अब वो जो प्रॉपर्टी है ना वो भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी के कैटेगरी में है, तो गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी एक साथ बेची नहीं, उसको ना उन्होंने लीज पे दिया हुआ है। तो जो भी वो प्रॉपर्टी ओन करेगा उसको उस जमीन के हर साल पैसे लीज के फॉर्म में थोड़े थोड़े पे करने हैं, और 99 ईयर्स की लीज है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी ओनर की हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए वो जमीन ओनर की नहीं है क्योंकि प्रीमियम लोकेशन है। अब ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, बंगलो बनाया है, वो बंगलो का ओनर जो है वो वहां पे जो रह रहा है वो अपने नाम पे क्लेम कर सकता है कि भाई कंस्ट्रक्शन मैंने कराया है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे, मैं मालिक हूँ, बट जमीन जो है उसका मैं किराया सरकार को दे रहा हूँ, एक पॉइंट पे वो जमीन मुझे मिल जाएगी परमानेंटली, अभी फिलहाल नहीं मिली है तो चलेगा। तो लीज होल्ड लैंड पे आप ओन्ड बिल्डिंग बना सकते हो, बिल्डिंग के पेपर्स अलग बनते हैं, जमीन के पेपर्स अलग बनते हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। चलिए आगे देखते हैं, यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, इम्प्लाइड कंडीशन, ये सब इतना डिटेल में आपको अंदर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन उसी प्रॉपर्टी पे, उसी एसेट पे मिलेगा जो आपके बिजनेस के लिए यूज हो रही है। आपने घर पे एसी लगाया, वो एसी पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा क्या? नहीं, पर्सनल यूज है, यहाँ क्लास पे एसी लगाया उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो मेरे घर पे एसी लगा हुआ है उसका मैं डेप्री क्लेम नहीं कर सकता, यहाँ पे जो एसी लगा है उसका क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंस और प्राइवेट यूज है, समझ आ रहा है? अब लोग क्या करते हैं थोड़ा बहुत जो टैक्स बेनिफिट लेने के केस में, अब मैंने यहाँ क्लासेस सेटअप किया, 4 एसी का ऑर्डर दिया, भाई 4 क्लास में कैबिन में सब जगह एसी लगाना है, घर पे भी लेना ही था, 6 एसी ले लिए, 2 घर पे लगवा दिए, 4 यहाँ पे, बिल यहीं का बनवा दिया एक ही नाम से, इग्नाइट एकेडमी के नाम से, और 6 एसी का पेमेंट साथ में कर दिया। अब मैंने तो बिल पूरा डाल दिया खर्चे में, और 6 के 6 एसी पे डेप्री क्लेम कर लिया। एथिकली दैट इज रॉन्ग, लीगली भी रॉन्ग है, लेकिन चेक करने कौन आता है? कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आता है ऐसा प्रीमाइसिस पे, कितने एसी लगे हैं? बोले सर 4, बैलेंस शीट दिखाओ, 6 दिख रहे हैं, बाकी के 2 कहाँ हैं? घर पे जाके चेक करके आता हूँ। बोले तो वहां लगे हुए हैं, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई देखता नहीं प्रैक्टिकली, तो लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस एक्सपेंस के साथ साथ पर्सनल एक्सपेंस जो है वो भी क्लेम कर लेते हैं, पता नहीं चलता। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिलाया, अगर उनका बिजनेस है तो मोबाइल फोन जो है ना वैसे दिखाते हैं स्टाफ को दिलाया, आप स्टाफ हो जो कुछ काम नहीं करता है, समझ आ रहा है? आप स्टाफ हो जो कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, मेरे पापा ने मुझे फोन दिलाया था ना, तो वो बिजनेस के नाम पे बिल बनवाया और बुक्स में दिखाया है कि भाई स्टाफ को मोबाइल फोन दिलाया बिजनेस पर्पज के लिए, फोन नहीं दिलाऊंगा तो फोन उठाएगा नहीं, काम कैसे करेगा, कॉन्टैक्ट कैसे करूंगा उसको, तो बोले उसको फोन दिलाया मैंने, अब वो बिजनेस एक्सपेंस हो गया। अब ये दिखाया होता कि पर्सनली खरीदा है तो पर्सनल एक्सपेंस हो जाता, पर्सनल एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा नहीं, बिजनेस वाले का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, समझ आ रही? तो ऐसे आप प्रेजेंट कैसे करते हो ना, वो पॉइंट होता है, उस पर डिडक्शन मिल जाता है। व्हीकल लिया तभी भी ऐसा हुआ, ठीक है, एक्टिवा खरीदा, बोले स्टाफ को दिलाया, बोला यार आप मेरे से ज्यादा खर्चा स्टाफ के ऊपर कर रहे हो, उसको ही गोद ले लो, बोले उसके नाम पे खर्चा दिखा रहा हो तभी डेप्रिसिएशन मिल रहा है, तो टैक्स सेविंग कैसे होगा? तो ये सब चीजें ना स्मार्ट वर्क होता है जो आपको करना पड़ता है, और इतनी बात की इंक्वायरी होती नहीं है तो लोग उसका बेनिफिट ले लेते हैं वैसे। ठीक है, आप ये तो छोड़ो, ये तो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है। मुकेश अंबानी जितनी गाड़ियां हैं उनके पास, देखा आपने? ठीक है, एक गाड़ी निकलती है, पीछे 10 गाड़ियां और होती है, पता ही नहीं चलता कौन सी गाड़ियां बैठे हैं। आजू बाजू सिक्योरिटी वाले भी वो जी वैगन और मर्सिडीज और BMW गाड़ियां लेके आ रहे होते हैं, तो उनकी तो सिक्योरिटी भी लग्जरी कार्स यूज करती है। ऐसा भी नहीं है कि अपना स्कॉर्पियो में और महिंद्रा में आ रहे हैं, उनकी जो लग्जरी कार्स है वो सारा पूरा उनका जो कॉन्वॉय होता है उसमें वही होती है। अब जितनी भी गाड़ियां मुकेश अंबानी फैमिली के पास आप देखते हो ना, एक भी गाड़ी उनके पर्सनल नाम पे नहीं, आ सोचो,
सारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे, क्योंकि कंपनी के नाम पे जो आप खरीदते हो तो वो हो जाता है बिजनेस एक्सपेंस। बोले कंपनी ने गाड़ी खरीदी है, कंपनी के एमडी है, उनको यूज करने के लिए दी हुई है, बिजनेस यूज। वे ऑफिस पे कैसे आएंगे जाएंगे, बीएमडब्ल्यू में आएंगे। बोले यार तुम्हारे एमडी, बोले सर इतनी बड़ी कंपनी के एमडी है, थोड़ी ना वैगन आर में आएंगे, ऑब्वियसली बीएमडब्ल्यू में आएंगे। बोले एक बीएमडब्ल्यू कम पड़ती है क्या? बोले हाँ कम पड़ती है, बहुत सारी गाड़ियां चाहिए, और जितनी गाड़ी खरीदनी खरीदो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन पर्सनल नेम पे खरीदने से वो पता है क्या होता है, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करने को नहीं मिलता। कंपनी के नाम पे खरीदने से आपने उसको कंपनी की एसेट बना दिया। आप सोचो एक एक गाड़ी की एवरेज प्राइस क्या है, मुकेश अंबानी फैमिली के पास 200 से ऊपर गाड़ियां हैं, और एक गाड़ी करोड़ में होगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी है 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ की एक, जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। अब 10 करोड़ रुपए की गाड़ी पे डेप्रिसिएशन कितना मिलता होगा आप सोचो। 15% डेप्रिसिएशन गिनोगे ना तो 1.5 करोड़ होता है एक साल का। 1.5 करोड़ पे 30% टैक्स सेविंग, क्योंकि कंपनी है, कितना हो गया गिन लो, 45 लाख। तो एक गाड़ी पे एक साल का 45 लाख रुपीज तो टैक्स बचा रहे हैं। ये गाड़ी अगर खुद अपने नाम पे खरीदी होती, अपने को होता है ना मेरे नाम पे ये चीज होनी चाहिए, मेरे नाम पे वो चीज होनी चाहिए, बोले सारी गाड़ियां मेरे नाम पे खरीदूंगा, तो पहले तो उनको रिलायंस इंडस्ट्रीज से उतनी सैलरी लेनी पड़ेगी एज इनकम, 10 करोड़ रुपए। वो 10 करोड़ रुपए पे उनका 30% टैक्स जाएगा, 3 करोड़ गए। अब बाकी 7 करोड़ में से उन्होंने गाड़ी खरीदी अपने खुद के नाम पे, खुश हो गए मेरे नाम पे इतनी महंगी गाड़ी है, फिर उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो जो 7 करोड़, वो 10 करोड़ पे 30% बचना था, वो 10 करोड़ पे आपने 30% चुका दिया, उल्टा पड़ गया ना। तो वो स्मार्ट वर्क करते हैं। जो रिच पीपल होते हैं ना, वो असेट्स अपने नाम पे ओन करने में बिलीव नहीं करते। बोले मेरे नाम पे है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, मुझे पैसा बचाने से मतलब है। ऐसी 200 गाड़ियां हैं भाई, एक गाड़ी 5-5 करोड़ की एवरेज है, उसका डेप्रिसिएशन कितना होता है आप सोचो, उस पर टैक्स सेविंग कितना होता है। करोड़ों रुपए साल का टैक्स बचाते हैं उन गाड़ियों पे, जो वो खुद खरीद भी लेते हैं अपने नाम पे, तो शायद उनको फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा अगर सोचेंगे तो फिर इतने रिच कैसे बनेंगे अगर पैसा बचाना ही नहीं आता। तो दे आर नॉट इनटू दैट गेम कि मेरे नाम पे कितनी चीजें मैं पजेस कर रहा हूँ या ओन कर रहा हूँ। यूज तो मैं ही कर रहा हूँ ना, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेयरपर्सन हूँ, मैं 10 करोड़ की गाड़ी यूज कर रहा हूँ। अब वो 10 करोड़ की गाड़ी मेरे नाम पे है या कंपनी के नाम पे, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को, बात समझ आ रही। इस तरीके से ट्रांजेक्शन दिखाने से आपका कॉस्ट सेविंग हो जाता है, और ये चीज उनसे सीखने जैसी है वैसा। तो ये डेप्रिसिएशन की कंडीशन है कि यूज बिजनेस के लिए होना चाहिए। नो डिडक्शन ऑन सोल्ड असेट्स, जो असेट आपने बेच दी उस पर थोड़ी ना डिडक्शन मिलेगा। अब तो असेट आपकी है ही नहीं, जिसके पास है वो डिडक्शन क्लेम करेगा, ये इंप्लाइड सी बात है। डिडक्शन इज अलाउड ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि डब्ल्यूडीवी मेथड यूज होता है, एसएलएम वाला नहीं होता है। एसएलएम में एक्सेप्शंस है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर जनरेशन का काम करती है ना कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में भी अलग अलग कैटेगरी है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, एक ट्रांसमिट करती है, और एक डिस्ट्रीब्यूट करती है। 3 कंपनीज होती है। बोले फर्क क्या है तीनों में? एक एनर्जी क्रिएट करना, बिजली पैदा करना, उसके लिए हाइड्रो पावर, वे सोलर, विंड एनर्जी, थर्मल पावर, 4-5 सोर्सेज है, न्यूक्लियर पावर 5 सोर्सेज है। इनसे जो बिजली जनरेट कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक बिजनेस होता है। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचाना, और एक होता है जो कंपनी जनरेट करती है और जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बीच में ट्रांसमिशन करना। 3 अलग अलग टाइप की चीजें होती है। मैं एग्जांपल आपको नाम के साथ दे देता हूँ। अदानी पावर है, रिलायंस पावर है, ये लोग बिजली जनरेट करते हैं, लेकिन आपके घर पे जो बिजली पहुंचाता है वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, टोरेंट पावर सिर्फ आपके घर तक बिजली पहुंचाता है। तो अदानी वाला टोरेंट पावर तक बिजली कैसे पहुंचाता होगा? बॉक्स में पैक करके भेजता होगा, उसके लिए भी तो केबल, इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग वो सब चाहिए ना। तो एक बिजली जनरेट करता है, एक टोरेंट तक पहुंचाता है, और टोरेंट आप तक पहुंचाता है। तो ये 3 टाइप के बिजनेस हो गए, एक डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक ट्रांसमिशन करना, एक जनरेट करना। 3 कैटेगरी हो गई। ये जो एंटिटीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्कॉम बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। टोरेंट पावर जो है इट इज अ डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो बिजली आप तक पहुंचाती है। तो ये जो एंटिटीज हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, सिर्फ उनको अलाउ किया गया कि वो डब्ल्यूडीवी के बदले एसएलएम यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी अपने सबके लिए डब्ल्यूडीवी ही एप्लीकेबल होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो 1-2 एक्सेप्शन होते हैं, बाकी सबके लिए डब्ल्यूडीवी आएगा, ये ध्यान रखो। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट देखना उसमें, एफ पॉइंट। ई वाला तो खत्म हो गया, डब्ल्यूडीवी वाला, एफ पॉइंट देखना। अगर आप कोई भी बिजनेस एक्सपेंस करते हो जिसका आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, बहुत ध्यान रखने वाली चीज है प्रैक्टिकली, तो उसका पेमेंट कैश में मत करना। एक लिमिट तक चलेगा, उसके ऊपर पंगा हो जाएगा। अब जैसे आपने 20,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा आपके लिए और दिखाया स्टाफ के लिए, ये 20,000 रुपीज का फोन है, और आपने उसका पेमेंट कैश में कर दिया, तो ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा।
इसका रीजन है कैश इकोनॉमी को रोकना। भाई पक्के का पेमेंट करो ना, हर चीज कैश में ब्लैक मनी में खरीदते हो, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी रखी है, कोई भी बिजनेस एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका आपको डिडक्शन चाहिए, अगर आपने उसका पेमेंट 10,000 रुपये से ऊपर कैश में कर दिया तो पूरा एक्सपेंस हो जाएगा डिसअलाउ, उस पर डेपरी नहीं मिलेगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है 10,000 से ऊपर आपने कैश में दे दिया, पीएनएल में उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोले टैक्स सेविंग भूल जाओ। अब क्या होगा, फिर बोले सर रास्ता क्या है, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, चेक से पे कर दो। ऑनलाइन नहीं करना है, चेक से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट सब चलेगा, लेकिन अकाउंट में एंट्री आनी चाहिए। कैश होगा तो सिर्फ 10,000 रुपये तक चलेगा। 10,000 से ऊपर का बिजनेस का खर्चा कभी भी कैश में नहीं करना है, अगर किया तो फिर एक्सपेंस क्लेम करने को नहीं मिलेगा। समझ आए? तो ये कंडीशन बहुत ध्यान रखने वाली। आप अंदर पढ़ के देख लो, जो मैंने आपको पेमेंट मोड्स बताए सारे लिखे हुए। चेक में और ड्राफ्ट में अकाउंट पे ही चलता है। अभी बैंकिंग में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, एक अकाउंट पे ही चेक होता है, एक क्रॉस चेक होता है, और एक होता है बेरर चेक। डिफरेंस पता है तीनों? अकाउंट पे ही, क्रॉस चेक, बेरर चेक, क्या डिफरेंस? अकाउंट पे ही मतलब तो हम ही कर रहे हैं, तो इम्प्लाइड है। बट डिफरेंस क्या होता है? अकाउंट पे ही चेक, क्रॉस चेक, बेरर चेक, ये सब तो 11th-12th में आया होगा ना थियरी में, नहीं आता क्या? हाँ वो आगे पास ऑन हो सकता है वो वैसा ना। हाँ, और अकाउंट पे ही में क्या होता है, अपने लिख के भी देते हैं अकाउंट पे ही करके, चेक के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते। जिसका नाम लिखा है चेक पे उसी के नाम के अकाउंट में जाएगा, दैट इज अकाउंट पे। आपने मुझे चेक दिया, आप फीस देते थे, सर वो चेक पे नाम क्या लिखने वाले हो बता देना, फोटो भेज देना, ताकि पता चले कि फिर कौन से अकाउंट में गया। मैंने बोला आप मेरा नाम लिख दो या इग्नाइट एकेडमी, जो भी मैंने आपको बोला, आपने इग्नाइट एकेडमी लिख दिया। अब आप अकाउंट पे ही करके दे रहे हो। अब क्योंकि आपने उस पर इग्नाइट एकेडमी लिख दिया, तो इग्नाइट एकेडमी के नाम के अकाउंट में ही वो जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। तो मैं चेक किसी और को नहीं दे सकता। अब मुझे मेरे को बिल्स पे करने थे, मैंने बोला ले ये चेक आया हुआ है, बोला सर इस पे तो आपका नाम लिखा है, अकाउंट पे ही किया हुआ है, नहीं जाएगा। एक होता है क्रॉस चेक, आपने सिर्फ 2 लाइंस कर दी, अकाउंट पे ही बीच में लिखा नहीं, दैट इज अ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब है कि वो किसी के भी अकाउंट में जा सकता है, भले नाम कुछ भी लिखो, मतलब आगे एंडोर्स कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट पे ही मेंशन नहीं किया। बट एनकैश नहीं हो पाएगा, 2 लाइंस आपने क्रॉस कर दी ना, एनकैश नहीं, कैश नहीं निकलेगा, जाएगा तो अकाउंट में। तो एटलीस्ट ट्रेस तो हो सकता है कहाँ गया, बैंक से मालूम पड़ जाएगा कौन से अकाउंट में गया। और वो 2 लाइन नहीं की तो हो गया बेरर चेक। अब बेरर चेक का मतलब जिसके हाथ में चेक है वो बैंक में जाके कैश निकाल सकता है, नाम से फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 टाइप की चीजें होती है। यहाँ पे बोला अकाउंट पे ही चेक ही मैटर करेगा, क्योंकि उसी से मालूम पड़ेगा किसके अकाउंट में एग्जैक्टली पैसे गए। बेरर चेक होगा, क्रॉस चेक होगा, नहीं चलेगा। डिमांड ड्राफ्ट में भी सेम, अकाउंट पे ही होना चाहिए, नाम मेंशन होना चाहिए। वैसे जी पॉइंट देख लो लास्ट, डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल इन द हैंड्स ऑफ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अब ये प्रीडिसेसर सक्सेसर का मतलब वो उस सिचुएशन में होगा जहां पे बिजनेस की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। अब ये बिजनेस साल के बीच में मैंने आपको बेच दिया, हो सकता है ऐसा। अब डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा उस साल का? दोनों क्लेम करेंगे, आधा मैं क्लेम करूंगा, आधा आप। वो है ना, नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड होता है कि भाई मैंने जिस दिन आपको ट्रांसफर किया उस दिन तक का डेप्रिसिएशन जो है ना वो मैं क्लेम करूंगा, और उसके बाद से लेके 31 मार्च तक का आप क्लेम करोगे। वैसे डिवीजन होता है, ये पॉइंट है। बोलो, कंडीशन समझ आई? तो ये है डेप्रिसिएशन अलाउएबल इन द हैंड्स ऑफ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन केस ऑफ सक्सेशन, पार्टनरशिप फॉर्म हो, प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, कोई भी चीज हो सकता है। अमालगमेशन, मर्जर में भी ये चीजें होती है। प्रोपोर्शनेट कर लेंगे डे वाइज। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? समझ आया ये? आगे देखते हैं। अब आ गए डेप्रिसिएशन के रेट्स, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे फिक्स परसेंटेज होते हैं जो यूज करने पड़ते हैं। अब ये रेट्स आपको ओवरऑल ध्यान में रहे तो अच्छा है, ये तो बहुत स्पेसिफिक होता है तो लोग सामने देते हैं, बट कैटेगरी वाइज तो याद होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग्स में इन्होंने बोला है 5%, 10% ऐसे रेट्स दे रखे हैं अलग अलग। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हो तो 40%, वुडन स्ट्रक्चर हो तो 40%, फर्नीचर में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में 10% डेप्री, प्लांट एंड मशीनरी में बेसिक 15%, बाकी फिर स्पेसिफिक कैटेगरीज काफी सारी है, बट उतना याद रखने का प्रेशर नहीं है, सब में देते ही हैं। इतने सारे कितने याद करोगे आप? जनरल याद होना चाहिए कि 15% है प्लांट एंड मशीनरी पे, शिप के ऊपर 20% है, इनटेंजिबल्स पे 25% है, आपका गुडविल, आईपीआर ये सब पे 25% है। ठीक है। अब एमसीक्यू होता था तो थोड़ा परेशान करते थे ओल्ड सिलेबस में, वहां पे ना वो लोग एक एक स्पेसिफिक पूछ लेते थे, 4 ऑप्शन ही देने। बट यहाँ पे सम्स में आपको डेप्री का रेट दिया होता है
या सिर्फ जनरल मशीन बोला है तो 15% ले सकते हो बाय डिफॉल्ट। तो ब्लॉक वाइज याद होना चाहिए, एक एक एंट्री लर्न करने की नेसेसिटी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। बिल्डिंग में फिर आपको थोड़ा स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या नॉन रेसिडेंशियल है, 5 या 10, उसमें 2-3 वैरायटी है तो एक बार याद रखा जा सकता है। मशीनरी में बहुत कुछ है तो उसमें आप लर्न नहीं करोगे तो एक बार चल जाएगा। टेम्पररी स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का तो 40%, पहले 100 होता था ये। और नॉन रेसिडेंशियल कॉमन सेंस है, देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का वेयर एंड टेयर कम होता है, उसका यूज रेसिडेंशियल है, सिर्फ लोग रह रहे हैं वहां पे तो ज्यादा डैमेज नहीं होती बिल्डिंग, तो उसमें 5% डेप्री ठीक है। नॉन रेसिडेंशियल मतलब कमर्शियल बिल्डिंग है तो ज्यादा लोग आते हैं, फुटफॉल ज्यादा होता है, वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, यूज थोड़ा सा ज्यादा रफ होता है कंपेरेटिवली, तो डेप्री ज्यादा क्लेम करने को मिलता है 10%, ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलो, तो ये रेट्स फिक्स है, अपने मन से आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना पड़ेगा, जितना रेट यहाँ पे बोला है उतना ही रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ असेट्स। अगेन कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उस पर ध्यान देना। ये ब्लॉक ऑफ असेट है क्या? समझ लो, सिस्टम समझ लो, ये प्रैक्टिकली कैलकुलेशन में ये चीज काम आती है और रियल लाइफ में ये इंप्लीमेंट होती है इसीलिए। अब सपोज ऐसा है कि भाई मेरा बिजनेस है, अब मेरे पास बिजनेस में कितनी सारी असेट्स होंगी, एक बिजनेस चला रहा हूँ तो असेट्स के बिना तो काम चलेगा नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास इस क्लास में बहुत सारी चीजें हैं जो डेप्रिशिएबल है, बेंचेस है, फर्नीचर में आती है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, एयर कंडीशनर है, प्लांट एंड मशीनरी में आता है, ये पैनल है, ये भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में काउंट कर सकते हैं अपने। तो अलग अलग असेट्स मैंने ले रखी है, नॉट नेसेसरी कि मैंने सब कुछ एक दिन पे एक साथ खरीदा। पहले जब क्लास सेटअप की तब एक एसी लगवाया, 2 एसी लगवाए, फिर और साइड रिक्वायरमेंट थी और 2 ऐड कराए। बेंचेस में पहले मैंने कुछ बेंचेस ऑर्डर की, फिर बाद में और खरीदी, पहले एक पैनल खरीदा, फिर दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा, ऐसे अलग अलग चीजें ऐड करता गया, तो सब कुछ अलग अलग डेट पे परचेज हुआ होगा। अब ये मेरा सेटअप तो बहुत मॉडरेट सा सेटअप है, किसी की बड़ी फैक्ट्री होती, ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, मशीन्स है, एडमिन के लिए पूरा अलग डिपार्टमेंट है, उसमें इतने सारे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्क्रीन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइट्स, ये वो मशीन्स, कितनी सारी चीजें होंगी। तो हर चीज सेम डे पे 1 अप्रैल पे खरीदी होगी नेसेसरी नहीं है, पूरे साल में अलग अलग डेट्स पे खरीदी होगी। अब साल के एंड में गिनना है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन गिनने के लिए फिर मैं सबके बिल्स निकाल निकाल के देख रहा हूँ कि ये एसी कब खरीदा था, बोले सर ये 15 जून को खरीदा था। बोले ये बेंच कब खरीदी, बोले ये 4 बेंचेज है ना, ये खरीदी थी 20 जुलाई को, ये वाली खरीदी थी 25 अगस्त को। अब मैं सबका डेप्री गिनने बैठूं 15 जून से 31 मार्च डे वाइज, इसका गिनने बैठ रहा हूँ 20 जुलाई से 31 मार्च, इसका गिन रहा हूँ 25 अगस्त से 31 मार्च, इसका गिन रहा हूँ 15 सितंबर से 31 मार्च, तो कितना कैलकुलेशन हो जाएगा सोचो। हर एक असेट की लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसका परचेज डेट और उसकी एंडिंग डेट देखनी पड़ेगी। फिर बोले सर ये आपने जो पैनल खरीदा है तो लास्ट ईयर खरीदा था, हाँ तो इसका पूरा 365 दिन का डेप्री मिलेगा। तो ऐसे डे वाइज कैलकुलेट करने जाएंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा ज्यादा। किसी की 200 मशीन्स लगी है फैक्ट्री में, उसमें से कुछ उसने इस साल खरीदी है, कुछ लास्ट ईयर की खरीदी है, बेचारा गिनता ही रह जाएगा, पता चला अगला साल आ गया, पिछले साल का डेप्री गिन रहा है अभी तक, रिटर्न कब भरेगा। डेप्रिसिएशन का मेन पर्पस क्या है, कैपिटल एक्सपेंस का डिडक्शन देना। लमसम भी होगा तो चलेगा ना, 1 लाख की पैनल है तो मोर और लेस 1 लाख का डिडक्शन मिल जाना चाहिए। एक साल में अगर 9,000 के बदले 9,500 मिल गया और अगले साल में अगर 10,000 के बदले 9,800 मिल गया, कितना ही फर्क पड़ जाएगा। ओवरऑल तो 1 लाख रुपए का ही मेरे को खर्चा मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला कि आपको हर एक असेट पे डे वाइज इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन गिन के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें ऑनेस्टी चाहिए, और जितना फेयर बनता है उतना क्लेम कर लो, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, अप्रोक्सीमेशन इज ओके। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको यहाँ पे नाम दिया गया ब्लॉक ऑफ असेट। उन्होंने बोला आपके पास जितनी भी असेट्स हैं आप उसको कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कर दो। ऐसी असेट्स जो सेम नेचर की है और जिन पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है उनको एक कैटेगरी में डाल दो, एक ग्रुप में डाल दो। ब्लॉक का मतलब ग्रुप और कुछ नहीं। मेरे पास यहाँ पे मान लो 200 मशीन्स लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो 200 के 200 मशीन्स एक ही कैटेगरी में आती है, प्लांट एंड मशीनरी, और उस पर डेप्री का रेट भी सेम है 15%। समझ आए। अब ये लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि ये 200 मशीन्स के ऊपर आपको इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन गिनने की कोई जरूरत नहीं, इसको एक ग्रुप में डाल दो, 200 मशीन्स की टोटल वैल्यू प्लस कर दो और उस पर 15% लगा के खत्म करो। बात समझ आ रही। मोर और लेस आगे पीछे करके नंबर ऑफ ईयर जो भी उसकी लाइफ होगी 5 साल 10 साल में आपको पूरा खर्चा मिल ही जाने वाला है। थोड़ा आगे पीछे हो गया ना, ईयर 1 में कम मिल गया, ईयर 2 में ज्यादा मिल गया, वाइस वर्सा, डजंट मैटर,
लेकिन मोर और लेस काम हो जाएगा। बट एक एक दिन तारीख निकाल निकाल के इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन करके एग्जाम थोड़ी ना दे रहे, पूरा सम ठीक से गिन के बता रहे हैं, 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज जो है वो रेलेवेंट नहीं है, लमसम चलेगा। बात समझ आ रही? अब मशीन की कैटेगरी सिमिलर होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने गिना प्लांट एंड मशीनरी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाली सारी मशीन्स। एयर कंडीशनर भी तो प्लांट एंड मशीनरी है। अब मेरी पूरी फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग सब मिला के ना 25 एसी लगे हुए हैं, तो एसी को मैं अलग कैटेगरी में गिन लूंगा। जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उस पर भी रेट 15% ही है, और ये कितने हैं 25 यूनिट्स, इनका एक अलग ब्लॉक बना दिया। 25 एसी की टोटल वैल्यू प्लस की, उस पर 15% क्लेम कर लिया, खत्म। अगले साल बची हुई वैल्यू 15% क्लेम करता जाऊंगा। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हो। फर्नीचर एक कैटेगरी में डाल दिया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है वो एक कैटेगरी में डाल दी, आपके आईपीआर भी बहुत सारे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, वो एक कैटेगरी में डाल दिया। तो ये आपने बना दिए अलग अलग ब्लॉक्स, और उन ब्लॉक की टोटल वैल्यू पे डेप्री क्लेम कर दिया। बात समझ आई? तो इस सेटअप को हम क्या बोलेंगे? दिस इज ब्लॉक ऑफ असेट्स। अब इसका जब कैलकुलेशन भी होता है तो कैलकुलेशन कैसे करें? क्योंकि कुछ असेट तो लास्ट ईयर खरीदी होंगी, कुछ इस साल खरीदी होगी, कुछ मशीन पुरानी वाली इस साल बेची भी होगी, वैसा सब भी तो होगा। तो इसका कैलकुलेशन इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको कैसे गिनना है, वो भी साथ में देख लो। शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर सब में गिनवाऊंगा। कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक की हम वैल्यू निकालते हैं तो उसमें पहले देखते हैं ओपनिंग वैल्यू, या ओपनिंग WDV बोल सकते हो। ये ओपनिंग वैल्यू कहाँ से आई होगी? लास्ट ईयर से। पिछले साल भी तो मशीन्स थी आपके पास, आपने इस साल कुछ मशीन परचेज की होगी, तो जितने भी परचेजेस हैं यहाँ प्लस कर दो, जितनी मशीन बेची वो आपने जितने रुपए में सेल की माइनस कर दो। सिंपल है। ओपनिंग वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की, इस साल की परचेजेस, सीधा इनवॉइस से अमाउंट देख के प्लस करो, पुरानी मशीन जितने रुपए में बेची, सेल वैल्यू डायरेक्टली माइनस। ये सब करके आपको क्या मिलेगा? क्लोजिंग वैल्यू। समझ आ रहा है? इस क्लोजिंग वैल्यू पे सीधा ले लो डेप्रिसिएशन। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आया? इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर जो हमें मिलेगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग WDV। समझ आ रहा है? क्लोजिंग WDV। ये क्लोजिंग WDV अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, साइकिल चलता रहेगा। फिर उसमें नई परचेजेस, पुराने सेल्स माइनस, फिर वापस क्लोजिंग वैल्यू, फिर उस पर डेप्रिसिएशन। तो ये जो है ये पूरे ब्लॉक की वैल्यू है, मतलब ये पूरे 200 मशीन्स की वैल्यू है। ये ओपनिंग जो है वो आपकी जितनी भी मशीन लास्ट ईयर आपके पास थी उन सबकी टोटल वैल्यू, इस साल आपने 10-20 मशीन जो खरीदी होगी, जो बेची होगी, आमने सामने सेटल, क्लोजिंग वैल्यू आ गई, क्लोजिंग WDV उस बेसिस पे डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट बेसिस पे डेप्री क्लेम होता है, बट n नंबर ऑफ ईयर्स में वो बराबर हो जाता है, वैसा है। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने किया हुआ। उनका क्या जाता है, बोलते बैठ के गिनो। एक बंदा बिठा रखा है आपने, पूरा दिन बैठ के डेप्रिसिएशन ही गिनता रहता है। फिर क्या कर रहा है भाई तू? बोले डेप्री गिन रहा हूँ। कितने दिन हो गए? 15 दिन से गिन रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक असेट। बोले इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारी, 5000 मशीनें लगी हुई है, अब मैं हर मशीन का डेप्रिसिएशन गिन रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ। बोले पूरी बिल्डिंग के अंदर ना कम से कम 150 एसी लगे हुए हैं, कितने सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगी हुई है, कितना फर्नीचर लगा हुआ है, मैं गिन रहा हूँ सबका डेप्रिसिएशन बिल ढूंढ ढूंढ के, कब कौन सा कितने डेट पे खरीदा था, किसको मैंने पूरे साल यूज किया, किसको 200 दिन यूज किया, किसको 150 दिन यूज किया। कोई सेंस नहीं है उसका, टाइम वेस्ट है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऐसे गिन लो। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अब समझ आ रहा है? ब्लॉक ऑफ असेट वाला पूरा पार्ट आपका यहाँ पे कंसेप्चुअली कवर हो गया कि इसका मीनिंग है क्या। चलो ये चीज कवर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1। सब डेप्री का ही पार्ट है ये। मैं बोले डेप्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कहीं ना कहीं डेप्थ में भी है, तो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। 43 सबसेक्शन 1 इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन गिनने के लिए सही वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ध्यान देना इस पे। अगर आपने गलत वैल्यूएशन कर ली तो डेप्री भी गलत आएगा, डेप्री गलत आया तो प्रॉफिट गलत आएगा, प्रॉफिट गलत आया तो टैक्स की वैल्यू गलत आएगी, अल्टीमेटली लास्ट में नोटिस आएगा, बोले टैक्स कम पे किया आपने, वैसा हो जाएगा। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए डेप्रिसिएशन गिनने के लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट गिनना बहुत जरूरी, ठीक से। तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, क्या नहीं होंगी, वो आपको यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्मेट में बड़ा सिंपल प्रेजेंटेशन दे रखा है। जो भी असेट को आप डेप्रिशिएट करने की बात करो, जैसे आपने मशीन खरीदी तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है। पहला फैक्टर देख लो, जो परचेज प्राइस है, सिंपल। मशीन आपने कितने रुपए की खरीदी? बोला 2 लाख रुपए की मशीन है, 2 लाख रुपए उसका कॉस्ट हो गया। पर उसके साथ और भी खर्चे होते हैं ना, कोई असेट परचेज करते हैं ना साथ साथ में, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहला पॉइंट ये एसी खरीदते हैं ना तो भी उसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा लगता है। एसी कितने का है? बोले सर 45,000 का। बोले और कोई खर्चा? बोले वो इंस्टॉलेशन करने आएगा ना तो उसमें ना बाहर वो आउटडोर यूनिट के लिए एक स्टैंड लगाना पड़ेगा, उसका 500 रुपये।
तो बोलो पाइप खींचेगा ना, उसका फुट के हिसाब से पैसा लगता है, बोले 100 रुपये 1 फुट का, अगर 4 फुट खींचोगे 400 रुपये, ठीक है, तो वो खर्चा अलग से। तो बोलो इंस्टॉलेशन करेगा ना, उसको 500 रुपये और देने पड़ेंगे। बोले खर्चा कितना होगा टोटल तू बता दे। बोले सर लगभग 1500 रुपये इंस्टॉलेशन का लग जाएगा। तो 45,000 का एसी प्लस 1500, 1500 भी तो एसी का ही खर्चा है। अब जो मैं डेप्री क्लेम करूंगा वो 45 पे क्लेम करूं या 46,500 पे करूं, समझ आ रहा है? तो इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होता है, उसमें प्लस हो जाता है, यहाँ क्लियरली वो बात बोली हुई है। फिर बोले सर वो एसी आपके घर पे भिजवाएंगे ना, वो टेम्पो वाला किराया लेगा 400 रुपये। बोले सब कुछ तो मेरे से ही मांग रहा है, कुछ तो इंक्लूड करके दे। बोले सर वो टेम्पो वाले को अलग से देना है, वो डिस्टेंस के हिसाब से होगा, 400 रुपये लगेगा। अब वो भी तो एसी का ही खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं पे करूंगा तो एसी यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? तो वो भी इस कॉस्ट में आप ऐड कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ आ जाता है। ट्रायल रन, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसमें ट्रेल लिखा है, ट्रेल नहीं आएगा, ट्रायल आएगा, ए और आई इंटरचेंज कर लेना। ट्रायल रन या फिर टेस्ट रन। अब कोई मशीन है, चलो एसी में तो ऐसा कुछ खर्चा नहीं होता, लेकिन प्रोडक्शन के लिए आपने जो मशीन आपकी फैक्ट्री में लगाई, वो मशीन इंस्टॉल करने के बाद आपने उसके इंजीनियर को बुलाया, बोले चला के दिखा, एक प्रोडक्ट बना के दिखा। बोले सर इसका रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल तो आप ला के दोगे, मैं आपको ऑपरेट करना सिखा सकता हूँ, लेकिन मटेरियल आपका रहेगा। तो वो एक प्रोडक्ट बना के दिखाने में रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस, ये वो करके मेरा कुछ खर्चा हो गया। तो वो खर्चा भी तो असेट का ही कॉस्ट माना जाएगा, तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। टेस्ट रन या फिर ट्रायल रन। अच्छा, कोई टैक्सेस या ड्यूटीज आपने पे की हो, तो आपको जीएसटी तो पता ही है। जीएसटी पता है, 2 चीजें थी, आईटीसी मिलता है, आईटीसी नहीं मिलता है। जब आईटीसी मिलता है तो आपका कॉस्ट नहीं है, क्योंकि तो सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन आईटीसी ना मिले तो फिर वो आपका कॉस्ट बन जाता है। तो ये वो पॉइंट हो गया। कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज जो आपने उस असेट पे की है, जिसका आपको कोई डिडक्शन या कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो आपका कॉस्ट हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, वैसे ध्यान रखना है। अगर आपने एसी या फिर मैसेज मिल गया और यूज ही नहीं किया, लाइक इंस्टॉल भी नहीं किया, उस पर आई तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं, वो अच्छा पॉइंट है, वो पूछा, वो पॉइंट है इसमें। उसमें उन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन आपका जो काउंट होता है वो परचेज से नहीं, वो इंस्टॉलेशन से काउंट होता है। उसको बोलते हैं डेट ऑफ पुट टू यूज। तो ये पॉइंट सम में आएगा, अच्छा पॉइंट है। डेट ऑफ पुट टू यूज का मतलब डेट ऑफ इंस्टॉलेशन है। अगर आपको सम में ऐसा दिया हो कि परचेज डेट इज सपोज 1 मई एंड डेट ऑफ इंस्टॉलेशन इज 15 जून, तो आइडियली आपका डेप्री 15 जून से काउंट होता है, नॉट 1 मई। बिकॉज खरीद के रख देना, एसी पैक पड़ा है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एसी इंस्टॉल हो गया ना, फिर डेप्रिसिएशन मिलेगा। बोले सर इंस्टॉल तो कर दिया, अभी तक ऑन नहीं किया, तो वो कौन देखने आ रहा है? इंस्टॉल कर दिया ना, जिस दिन इंस्टॉल किया ना उस दिन से ऑपरेटिव हो गया। तो डेप्रिसिएशन के लिए जो रेफरेंस डेट है वो इंस्टॉलेशन की डेट होती है, परचेज की डेट नहीं होती। सम में मोस्टली ऐसा बाइफर्केशन नहीं भी दिया होता है, एग्जाम लेवल पे ऐसा होता है डेट ऑफ परचेज, तो डेट ऑफ परचेज को ही अपने इंस्टॉलेशन की डेट मान के वहीं से डेप्री काउंट करते हैं। बट कहीं दोनों डेट दे रखी हो तो पुट टू यूज या इंस्टॉलेशन की डेट रेलेवेंट डेट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, आगे फर्क पड़ेगा। अभी मैंने आपको जो बोला पूरा पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, आपका क्वेश्चन सही था, थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मैं उस पर आने ही वाला था। डेट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको ब्लॉक ऑफ असेट में क्या बोला कि बोले डे टू डे गिनना नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है डेप्री कैलकुलेशन में, जहां पे लमसम में भी हाफ ईयर फुल ईयर का फर्क है। उन्होंने ऐसा बोला कि चलो ठीक है, हम डे वाइज गिनने को नहीं बोल रहे, ध्यान से सुन लो, पॉइंट आएगी है साथ में, तो डे वाइज नहीं गिनना है, चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बाइफर्केशन किया हुआ है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। उसका रीजन बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मशीन खरीदते हैं मार्च में, 15 मार्च को मशीन खरीदी, अब 31 मार्च को तो साल एंड हो जाएगा, तो फिर आप तो क्या करोगे, पूरा डेप्रिसिएशन उस साल का क्लेम कर लोगे। तो लोग है ना टैक्स बचाने के लिए, प्रॉफिट घटाने के लिए मार्च एंडिंग में परचेजेस करते हैं। अब गवर्नमेंट बोले यार ये थोड़ा गलत हो गया, किसी ने 30 मार्च को मशीन खरीदी, इंस्टॉल कर दी, एक ही दिन यूज किया है, पूरे साल का डेप्री ले रहा है। ये अगर 2 अप्रैल को खरीदी होती तो डेप्री तो अगले साल मिलता ना, बात समझ आ रही है? तो इन्होंने इसमें एक पॉइंट ऐसा रखा हुआ है कि अगर आप ईयर के सेकेंड हाफ में असेट खरीदते हो तो हम आपको पूरे साल का डेप्री नहीं देंगे, आधे साल का डेप्री देंगे। 15 के बदले कितना, 7.5। तो यहाँ हम डे वाइज नहीं गिन रहे, लेकिन सेमी एनुअली तो गिन ही सकते हैं। अब अगर आपने एसी खरीदा 1 मई को और उसको इंस्टॉल किया 1 नवंबर को, तो फिर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 मई को खरीदा और इंस्टॉल तो किया ही नहीं, 1 नवंबर को इंस्टॉल किया। अब नवंबर सेकेंड हाफ में आता है, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तो उस साल का आपको डेप्री कितना मिलेगा, आधा। तो 15% के बदले कितना मिलेगा, 7.5। बात समझ आ रही? तो वहां रेलेवेंस रखती है ये बात, अदरवाइज रेलेवेंस नहीं रखती। अगर ये पॉइंट होता ही नहीं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता पुट टू यूज क्या और परचेज क्या। बात समझ आई? तो ये चीजें ऐड होंगी तो आपको आइडिया आ जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। जो कॉस्ट ऑफ असेट की हम बात कर रहे थे उसमें इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, मशीन चला के देखने का खर्चा, ऐसे टैक्सेस जिनका कोई डिडक्शन नहीं मिलता वो, ठीक है, वो वाला एक्सपेंस। और एक बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट। ये भी अच्छा पॉइंट है। मैंने मशीन खरीदी, अब मशीन ली मैंने लोन पे, ठीक है, तो जो मैं उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होगा, लेकिन ओनली अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। जो आप पूछ रहे थे वही पॉइंट अब यहाँ पे रिलेट हो गया। बोले सर ये कैसे वर्क करेगा, प्रैक्टिकली कैसे होगा? भाई मैंने आज बैंक से लोन उठाया, लोन उठाने के बाद मैंने मशीन खरीदी, मैं मशीन को लेके आया, उसको इंस्टॉल किया, उसको यूज करना स्टार्ट किया। बट ये पूरे प्रोसेस में 3 महीने लग गए, क्योंकि आज पैसा मिला मुझे, फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मशीन डिलीवर करने के लिए उसने मेरे से टाइम मांगा, मशीन डिलीवर करने के बाद उसका फिटिंग इंस्टॉलेशन करने में टाइम लगा, मशीन शुरू होते होते 3 महीने हो गए। पर बैंक वाले ने तो इंटरेस्ट चार्ज करना उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन उसने मुझे पैसे दिए थे, और उस डेट से लेके मशीन के इंस्टॉलेशन के बीच में टाइम गैप कितना, 3 महीने का। तो ये 3 महीने का ब्याज लगा होगा कि नहीं, समझ आ रहा है? तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज एंड आफ्टरवर्ड्स। मशीन खरीदी, उसको इंस्टॉल किया, उसके बीच में जो ड्यूरेशन है उसका इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है और वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो 3 महीने का जो भी ब्याज मैंने भरा होगा ना, वो ब्याज मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। बात समझ आई, क्लियर हुआ? लेकिन अब जब मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, अभी भी तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, अब से जो इंटरेस्ट लगेगा वो कहाँ जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाएगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो होता है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो आप ध्यान रख सकते हो, ये आगे भी सेक्शन में आएगा। इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है 2 पार्ट में बांट दो, अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। इनकी लैंग्वेज में ये लोग ऐसे ही यूज करते हैं, पुट टू यूज फ्रेज आता है तो मैं वो यूज कर रहा हूँ, और आफ्टरवर्ड्स। ये जो है ना, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका मशीन की एक्चुअल कॉस्ट में प्लस हो जाएगा और फिर डेप्री के फॉर्म में आपको क्लेम करने को मिलेगा। ये जो है ये आपका पीएनएल में जाएगा, डायरेक्ट खर्चा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है। आपने लोन लिया, असेट खरीदी, उसको इंस्टॉल किया, तो ये लोन लेना और असेट को इंस्टॉल करना, इसके बीच में जो एक्सपेंस हो रहा है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट जा रहा है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस। उस पर आपको डेप्री क्लेम करने को मिलेगा, वही एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होगा, जो अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं 43 सबसेक्शन 1। और मशीन इंस्टॉल हो गई, शुरू हो गई, उसके बाद भी ब्याज तो लगी रहा है, वो ब्याज आपका रेवेन्यू एक्सपेंस में जाएगा। आपका जो पीएनएल है उसमें नॉर्मली आप इंटरेस्ट एक्सपेंस करके या डेबिट कर दो, खत्म हो गया, फिर वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। ये बात वैसे आगे सेक्शन नंबर 36 में भी उन्होंने समझाई हुई है, 36 सबसेक्शन 1, उसमें पॉइंट आने वाला है, आप लिख के रख सकते हो साथ में। इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये 36 सबसेक्शन 1 में आगे आने वाला है। I बोलो, ये पॉइंट समझ आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? इंटरेस्ट कॉस्ट वाला पॉइंट क्लियर, बहुत ही सिंपल है। आप जिस दिन लोन ले रहे हो, बैंक ने आपको पैसा दे दिया ना, ब्याज लगना शुरू। आपने उस पैसों से असेट खरीदी, असेट खरीद के रखी है, जैसे एसी खरीद लिया, इंस्टॉल नहीं किया, तो जब तक एसी इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक जो ब्याज लग रहा है ना, वो एसी की कॉस्ट में ऐड होगा, और इंस्टॉलेशन के बाद से जो ब्याज लग रहा है वो बिजनेस के पीएनएल में डायरेक्ट ले जाना इंटरेस्ट एक्सपेंस।
इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? चलो, तो ये सब खर्चे प्लस होंगे, कुछ माइनस भी होगा। पता है वो भी ट्रायल रन करके अपन ने एक प्रोडक्ट बना के देखा था, रॉ मटेरियल अपना लगा था, कॉस्ट में डाला था, जो प्रोडक्ट बना वो सही बना, परफेक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का क्या करोगे? उसको बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? खरीदने वालों को क्या फर्क पड़ता है कि ट्रायल रन के लिए बनाया था या फाइनल प्रोडक्ट है, बना तो सेम क्वालिटी का है। आपने प्रोडक्ट बेच दिया तो उस प्रोडक्ट से जो पैसा आया वो एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस भी हो जाएगा। बोथ वेज होना चाहिए ना, मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। अगर खर्चा दिखा रहे हो तो कमाई भी सामने क्लेम करो, कमाई दिखा रहे हो तो खर्चा क्लेम करो, तो मैचिंग कंसेप्ट होता है। यहाँ पे सेम बात बोलिए कि भाई अगर ट्रायल रन पे बनाया गया प्रोडक्ट आप बेचते हो, चाहे वो सही क्वालिटी का नहीं भी बनाओ, चलो आधे रेट में बेच दिया होगा, बट बेचा तो है ना, उससे जो पैसा आया वो ट्रायल रन की कॉस्ट के सामने सेट ऑफ भी हो जाएगा, क्योंकि जब प्लस किया है एक्सपेंस तो इनकम होगी तो सामने लेस भी हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, असेट खरीदी, मशीनरी, गवर्नमेंट सब्सिडी मिली उसके ऊपर, हो सकता है ऐसा? तो सब्सिडी का पैसा आपकी पॉकेट से गया नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए नहीं, तो वो लेस हो जाएगा। तो अगर मशीन के सामने कुछ सब्सिडी मिलती है तो वो लेस होना चाहिए, ये इम्प्लाइड सी बात है। गवर्नमेंट ग्रांट बोलो या सब्सिडी बोलो एक ही बात होगी, तो ये दो चीजें लेस होती है। इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। कोई कंफ्यूजन? अब समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। चलो, सेक्शन तो मैंने आपको समझा दिया। उसके नीचे जो पॉइंट है 10,000 रुपए वाला, वही जो भी पीछे बात हो रही थी कि 10,000 से ऊपर पेमेंट हो तो कैश में मत करना, तो ये बार बार आता रहेगा यहाँ पे। चलो वो भी ठीक है। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो डिटेल है, एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। देख रहे हो कितने सारे पॉइंट्स हैं, तो वो थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, आराम से उसको पढ़ेंगे। तो वो एक पार्ट है। अब जितना अभी कुछ रिलेट हो सकता है मैं करा देता हूँ, नहीं तो फिर इसको यहाँ पे एक बार स्टॉप करना पड़ेगा, ये ज्यादा हैवी होता जाएगा फिर। अनएब्जॉर्ब डेप्री अभी जाने दो। स्ट्रेट लाइन बेसिस वाला पॉइंट मैं समझा चुका हूँ। डेप्रिसिएशन और एसएलएम आप पढ़ सकते हो, वो पावर जनरेटिंग यूनिट्स वाला है, वो बात हो चुकी है। टर्मिनल डेप्री आज का पॉइंट अभी का नहीं है, बैलेंसिंग चार्ज भी नहीं अभी कवर होगा, वो एक अलग पूरा टॉपिक ही उसमें समझाने वाला हूँ मैं। बढ़िया टॉपिक है, उसमें बहुत मजा आएगी, पर अभी नहीं। एडिशनल डेप्री भी आज अभी नहीं रखते, हैवी हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, सेक्शन 43 सबसेक्शन 6, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट, पेज 90 पे देख लो एक बार, मिला? ठीक है, वो यही वाला पार्ट है जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। दिस इज 43 सबसेक्शन 6। क्या हो? हाँ यही है, ये जो कैलकुलेशन है वो इसमें लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट। इसी में ये सब बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी, वैसा है। और कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड होंगे, लेकिन ये जितना मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पे है, ये थियोरेटिकली लिखा है, मैंने आपको ऐसे पूरा कैलकुलेशन ही लिखवा दिया, तो इसमें आपको ये बात मिल जाएगी। जो बाकी पॉइंट्स ऐड करने हैं वो तो मैं कराऊंगा। तो अभी 43 सबसेक्शन 6 अपना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये जो बात मैंने आपको बताई है इसी में लिखी हुई है। तो वन ऑफ द पॉइंट्स है उस सबसेक्शन का, सिर्फ रिलेट करा रहा हूँ, कि जब पढ़ोगे तो आपको फिर स्ट्राइक हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे बोला हुआ है। हाँ, हायर परचेज का नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, चलेगा, एडिशनल पॉइंट हो गया आपके लिए, क्योंकि वो रियल में केस तो होता ही है। अब यहाँ पे नहीं लिखा है तो इट इज ओके, या तो आप नोट करके रख सकते हो, चलेगा, या कहीं सम में मिल गया तो फिर आपको याद आना चाहिए। बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? इतना क्लियर है? ठीक है। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो अपने ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। मैं आज ही करा दूंगा, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन के कुछ पॉइंट्स है, पर 15-20 मिनट और चाहिए। तो आपके बैच के बाद जो लास्ट में टाइम रहेगा, तो आप मैम का बैच खत्म होने के बाद रुक जाना, मैं वो पॉइंट्स करा दूंगा और फिर उसके बाद अपने उसको पैकअप कर लेंगे वैसे। चलिए, तो अपने पीजीबीपी वाला टॉपिक जो देख रहे थे डेप्रिसिएशन, वो कंटिन्यू कर रहे थे। अब डेप्रिसिएशन में काफी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो थोड़े से पॉइंट्स ऐड करने वो कर देता हूँ, जो आज के लिए जो पॉइंट्स नेसेसरी, ताकि फ्लो में टॉपिक आपका खत्म हो जाए। हमने लास्ट में एक्चुअल कॉस्ट वाला पार्ट देखा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, किस रेट पे होता है, वो हमने देखा। अब एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये दोनों चीजें मैं साथ में कवर करवा देता हूँ। थियरी आपको चाहिए तो पेज नंबर 89 पे है, सेक्शन 32 का ही पार्ट है, नॉर्मल डेप्री एंड एडिशनल डेप्री। पहले नॉर्मल पे फोकस करते हैं, क्या चीज है। अभी हमने देखा कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो डे वाइज कैलकुलेट नहीं होता,
क्योंकि बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगी और अननेसेसरी का एफर्ट है। डिपार्टमेंट ने बोला भाई लमसम गिन लो, ब्लॉक वाला सिस्टम फॉलो करो। एक जैसी आपके पास 50 एसेट है ना, 50 का एक ग्रुप बना दो। ओपनिंग वैल्यू ले लो लास्ट ईयर की जो आ रही थी, जितना इस साल खरीदा उसी में प्लस करते जाओ, जितना इस साल पुराना मशीन बेचा इसमें से माइनस करो, क्लोजिंग वैल्यू निकालो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिनो, बात खत्म। तो लमसम कैलकुलेशन चलने दो। हाँ बट फिर इसमें क्या है ना, असेसी भी तो फायदा उठाने की कोशिश करता है। असेसी क्या ट्राई करेगा, देखो साल के एंड में मार्च में मैं इवेल्युएशन कर रहा हूँ, तो अकाउंटेंट ने बोला सर बहुत प्रॉफिट आ रहा है इस बार, टैक्स ज्यादा आएगा, क्या करना है। मैं बोला एक काम करते हैं, अगले महीने ना कुछ मशीन्स खरीदनी थी, इस साल ही खरीद लेते हैं। 15-20 दिन में खरीदने का प्रोग्राम तो चल ही रहा था, 31 मार्च से पहले खरीद लेते हैं। फायदा ये होगा कि पूरे साल का डेप्री क्लेम करने को मिल जाएगा। मशीन है, 15% डेप्री क्लेम करने को मिलेगा। मान लो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था, तो 15 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। 15 लाख पे सीधा सीधा टैक्स बचेगा 30%। अगर अपनी कंपनी है मान लो, तो 4.5 लाख रुपए का टैक्स बच जाएगा। बोले हाँ सर ये अच्छा आइडिया है, तो जो अप्रैल में इन्वेस्टमेंट करना था, मई में करना था, वो अभी कर लो। तो ऐसा अगर करेंगे ना, फिर डिपार्टमेंट को लगेगा यार हमारा ही नुकसान हो रहा है, ये तो साल के एंड में असेट परचेज कर ली, पूरा साल यूज तो की नहीं, साल के एंड में 2 दिन यूज की और पूरे साल का डेप्री लेके चला गया। ऐसे नहीं देना एसएससी को, उसको भी ये समझ आनी चाहिए कि भाई डेप्रिसिएशन उतना ही क्लेम करने को मिलेगा जिस तरीके से आपने यूज किया। क्या हुआ, अर्जेंट है तो ले लो, नहीं तो 15 मिनट बाद बात कर लेना। प्रांजल का कॉल। अच्छा वो इधर आ गई तो घर से आने वाले हैं। तो उठा के ऑन रख लो और क्या, सुन लेगी लेक्चर। ठीक है चलो, तो कंटिन्यू करते हैं। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो हम हर साल क्लेम करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे हम फॉर एग्जांपल देख रहे थे कि भाई 15% डेप्रिसिएशन है, तो डिपार्टमेंट ने फिर यहाँ पे ये सोचा कि चलो डे वाइज कैलकुलेट ना करवाना, अंडरस्टूड है, कन्वीनियंस वाली बात है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आएगा ना मार्च वाला, इसका क्या सॉल्यूशन निकाले। तो उन्होंने एक रूल ऐसा बना दिया, आप पूरे साल में उस असेट को कितने टाइम के लिए यूज करते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको फुल डेप्री देना है या हाफ डेप्री देना है। तो एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं कि 15 के बदले एक 7.5 वाला ऑप्शन तो ला ही सकते हैं। तो इन्होंने जो कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है ना, उसमें देखो ड्यूरेशन मेंशन की होगी, थियरी में वो बात मेंशन की ना, 180 डेज का एक क्राइटेरिया, देखो उसके बेस पे बता रहा हूँ, चलेगा यहाँ देख लो, यही बता देता। 180 डेज का एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी एसेट को पुट टू यूज किया है फॉर मोर देन 180 डेज, एटलीस्ट 180 डेज और मोर, तो उस कंडीशन में आप पूरे साल का डेप्री क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर 180 डेज से कम टाइम के लिए पुट टू यूज किया, तो उस साल में आपको डेप्रिसिएशन जो भी रेट होगा ना, उसका आधा मिलेगा, जो आपका रेगुलर रेट है उसका आधा। अब आपने इंस्टॉलेशन किया मार्च में, जैसे अपने एग्जांपल में देख रहे थे, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 5 दिन ही मशीन यूज हुई है, तो लेस देन 180 डेज हो गया। लेस देन 180 का मतलब है नॉर्मल डेप्री का रेट जो भी होगा उसके बदले आपको कितना मिलेगा इस साल, आधा, 7.5%। अगले साल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर अगला 31 मार्च तो आपकी मशीन पूरा साल यूज हुई है, तो उस साल से आप 15% पूरा ले लेना। लेकिन फर्स्ट ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन में अगर यूजेज का ड्यूरेशन 180 डेज से कम है, तो जितना भी आपके असेट के ऊपर डेप्री का नॉर्मल रेगुलर रेट है, उसका आधा ही आपको क्लेम करने को मिलेगा फॉर दैट ईयर। अब अगर आपकी बिल्डिंग है जिसपे 10% डेप्री लगता है, कमर्शियल वाली बिल्डिंग है तो 10 का 5 मिलेगा, रेसिडेंशियल वाली है तो 5 का 2.5 मिलेगा, मशीन है 15 का 7.5 मिलेगा, टेम्पररी स्ट्रक्चर है 40 का 20 मिलेगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आधा ही डेप्री क्लेम करने को मिलेगा। ये स्कीम यहाँ पे इन्होंने लगा दी। अब कोई सोचेगा ना कि मैं साल के सेकेंड हाफ में या लास्ट में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट ले लूं, तो टैक्स बेनिफिट भी उसको एक लिमिट तक ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता नहीं पूरा डिसअलाउ कर दो ना इस साल में, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। कोई भी बिजनेसमैन फिर जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा होगा ना, वो सेकेंड हाफ में करेगा ही नहीं, फिर छोड़ना, फिर डेप्री में नुकसान जाएगा, अप्रैल में खरीदेंगे। इससे क्या होता है ना, पूरा प्रोडक्शन साइकिल, जीडीपी स्लो हो जाती है। हर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सोचेगा मैं 4 महीने बाद इन्वेस्ट करूंगा, प्रोडक्शन 4 महीना लेट शुरू होगा, सेल 4 महीना लेट शुरू होगा, वो साइक्लिक इफेक्ट हो जाता है, तो वो भी सही नहीं है। तो किसी को डिमोटिवेट भी तो नहीं करना है कि अभी इन्वेस्टमेंट मत करो, एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है। बोला चलो हाफ रेट अलाउ कर देते हैं, आया समझ में क्लियर। तो ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो जो हर असेट पे आपको हर साल मिलता है उसको नॉर्मल बोलेंगे, जो रेट्स आपने अभी देखे आगे उसकी बात हो रही है। तो इसमें तो इतना ही कंसेप्ट है। फिर आया एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2, ठीक है, वो टाइटल दिया हुआ है वहां पे। क्लॉज 2 में भी क्लॉज 2A सॉरी एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखो एड्रेस बहुत बड़ा है इसका, 32 सब सेक्शन 1 उसमें क्लॉज 2A
एडिशनल डेप्री। एडिशनल डेप्री एक स्पेसिफिक स्कीम है। स्पेसिफिक स्कीम में इन्होंने ऐसा बोला कि एडिशनल डेप्री सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अवेलेबल होता है ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दिस इज द क्राइटेरिया। आपका फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने प्रीवियस ईयर में नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। अगर आप नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हो तो उस पर आपको नॉर्मल डेप्री के साथ साथ एडिशनल डेप्री भी एक्स्ट्रा क्लेम करने को मिलेगा। फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता है कि आपके पहले साल में टैक्स सेविंग ज्यादा हो जाएगी, अर्ली आपको खर्चा क्लेम करने को मिलेगा। ये इसका एडवांटेज होता है। वैसा अब देखो, ऐसी न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने प्रीवियस ईयर में खरीदी तो उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो 15% होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन अलग से। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है? 20%। समझ आए? तो 35% आपको डेप्री पहले ही साल में मिल गया। इन शॉर्ट आपका खर्चा जल्दी आप राइट ऑफ कर पाओगे, वेट कम करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जितना ज्यादा जल्दी क्लेम करने को मिलेगा उतना उस साल का टैक्स कम हो जाएगा, और जो खर्चा आज कर चुके हो वो जल्दी राइट ऑफ होगा। तो दैट इज एन एडवांटेज। तो उस हिसाब से एडिशनल डेप्री का एक कंसेप्ट निकाला, बट दिस इज ओनली फॉर न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। प्लांट एंड मशीनरी में वही प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। तो मैं फैक्ट्री बना रहा हूँ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए मशीन लगा रहा हूँ, उस पर एडिशनल डेप्री मिलेगा। न्यू होनी चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं चलेगी। समझ आए? नहीं तो एक दूसरे को लोग मशीन बेच बेच के एडिशनल डेप्री लेते रहेंगे। आजू बाजू फैक्ट्री है, हर साल एक दूसरे की मशीनें बेच देते हैं ऑन पेपर, फिर एडिशनल डेप्री मिल जाता है तो जो डेप्रिसिएशन 5-6 साल में राइट ऑफ होता था वो 2-3 साल में हो जाता है। सेंस नहीं है। तो बोला न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए जो मशीन यूज होती है ना उसी पे मिलेगा ये। अब बोले सर मैंने ना फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई, उसके साथ साथ ऑफिस बनाया, फैक्ट्री में मशीन्स लगाई, उस पर एडिशनल डेप्री क्लेम किया, लेकिन ऑफिस में एसी लगाया। अब एसी भी तो मशीन होती है सर, उस पर भी तो एडिशनल डेप्री मिलना चाहिए, है तो फैक्ट्री का ही हिस्सा। एसी प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा ना, तो एडिशनल डेप्री नहीं मिलेगा। वो ऑफिस यूज है, प्रोडक्शन यूज नहीं है। ठीक है, कॉफी मशीन लगा ली, लैपटॉप लगा लिया, बोले सर ये भी तो सब मशीन है। सब कुछ मशीन है लेकिन प्रोडक्शन में यूज नहीं होती ना, एडिशनल डेप्री उसमें नहीं मिलेगा। नॉर्मल क्लेम करो वो तो मिल ही रहा है, उसके लिए कौन मना कर रहा है। बात समझ आई? तो ये पॉइंट है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है 180 डेज वाला। अगर किसी ने 15 मार्च को नई मशीन पुट टू यूज कर दी तो उसको नॉर्मल डेप्री कितना मिलेगा? 15 या 7.5? 7.5। तो उसको एडिशनल डेप्री भी कितना मिलेगा पता है? 20 के बदले 10%। हाँ, एडिशनल डेप्री का रेट फिक्स है 20%, एक ही रेट है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। नहीं, वो अभी उसमें जो लिखा है मत देखो, मैं पूरा समझाता हूँ फिर देखना, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चीजें दे रखी है। एडिशनल डेप्री का नॉर्मल रेट कितना है? 20%, वो फिक्स है। प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है तो उसमें 20% ही रेट आता है। पर अगर आपने ये सब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो पूरे साल में 180 डेज से कम टाइम के लिए किया, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, तो रेट कितना हो जाएगा? 20% के बदले आधा 10%, वैसा है। अब ये 180 डेज जो है ना वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं आपको कि पूरे साल में पुट टू यूज कब हुआ है। नियर अबाउट जो सेंटर हाफ में डेट आती है ना वो 2 अक्टूबर के आसपास आती है। अब ये लीप ईयर पे भी डिपेंड करता है, 3-4 अक्टूबर के आसपास की तारीख आती है। उसके बाद अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 180 डेज से कम ही बचते हैं, मतलब 4 अक्टूबर टू 31 मार्च। और अगर आपने मान लो सितंबर में, जुलाई में, जून में कभी भी इन्वेस्ट किया या इंस्टॉल की मशीन, तो वहां से आप 31 मार्च गिनोगे तो आपके 180 डेज पूरे हो ही जाते हैं। तो 180 डेज पूरे होते हैं फुल डेप्री, 180 से कम हुआ तो हाफ डेप्री। आया समझ में? तो नॉर्मल वाले केस में भी हाफ डेप्री का क्राइटेरिया लग जाता है, एडिशनल वाले में भी ये सेम चीज होती है। चलो कोई रेफरेंस डेट ले लेते हैं, एक काम करो ना, 4 अक्टूबर से गिनो। चलो 4 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2025। क्या है इसको आज? चलो ये है आपकी डेट ऑफ पुट टू यूज। यहां से यहां तक कितने दिन हो गए? एग्जैक्ट गिन के बताने पड़ेगा, ऑप्शन नहीं चलेगा। मुझे 2 ऑप्शन दे रहे हैं, 177 या 176। कैसे गिनेंगे पता चल रहा है? देखो वो जो अक्टूबर का महीना है ना वही से शुरू करो, बाकी तो फिर आपको 30-31 प्लस ही करना और कुछ नहीं करना। 31 का महीना होता है अक्टूबर का, अभी चल ही रहा है। इसमें से 4 तारीख को तो पुट टू यूज कर दिया ना, इसके पीछे कितने दिन चलेगा? 3। ठीक है, तो अक्टूबर के जो दिन है वो कितने लेने हैं? 31 में से 3 माइनस कर दो, 28। ठीक है, ये पुट टू यूज वाले हो गए। फिर आगे आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लीप ईयर तो नहीं है ना,
नहीं तो 28 और मार्च के 31। अब ये टोटल करना कितना हो रहा है देख लो, 1 2 3 4 5 6 मतलब ऐसे 180, यहाँ ये 2 सेट हो जाएंगे और ये 179 हो रहा है। देखो आ गई ना 4 अक्टूबर, ना 176 ना 177, 179। वही तो ना, तो 31 वाले महीने 28 वाला महीना वो फेब के तुम्हारे 2 दिन कट गए ना, हाँ इसीलिए गड़बड़ हो गई। तो ऐसे ही गिनना पड़ेगा ना, एक्चुअल डे टू डे चाहिए ना। तो इन शॉर्ट अगर आपने 3 अक्टूबर को पुट टू यूज कर दिया तो 180 दिन पूरे हो जाते हैं। 4 अक्टूबर को पुट टू यूज किया ना तो फिर 179 हो जाएगा। ठीक, लिखा हुआ तो मिल जाएगा अंदर कहीं ना कहीं, उसका तो कोई टेंशन नहीं। हाँ हाँ वो ऐसे ही होता है, बॉक्स में भी है पीछे, वो पेज 90 पे जो बॉक्स है ना उसमें भी वो बात लिखी है। तो लिखा हुआ तो सब कुछ मिल जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए इसका कैलकुलेशन। अब ये चीज है ना, ये है एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। थियरी कोई कितनी भी रट के चला जाए, फिर एग्जीक्यूशन आता नहीं है उसको, तो यहाँ फिर कैसे गिनेगा, ये गिनना आना चाहिए। तो 179 डेज हो रहे हैं 4 अक्टूबर से, मैं बोला 2 अक्टूबर एग्जैक्ट नहीं है, वो गांधी जी थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो गए, ये तो सेट हो जाए। 3 तारीख को आते हैं ना, तो आपको उनकी बर्थ डेट याद रह जाती है, क्योंकि 3 अक्टूबर जो है उस पर 180 डेज हो रहे हैं, पर उसमें भी फिर लीप ईयर पे डिपेंड करता है। अब ये तो 24-25 है, 23-24 होता, 23-24 होता ना। हाँ जाने दो कोई बात नहीं, गांधी जी पॉकेट में अच्छे हैं। हाँ, बाकी यहाँ पे फोकस करो। तो 179 डेज जो है वो इस केस में हो रहे हैं। अब ये 3 अक्टूबर को इंस्टॉल कर दिया होता तो 180 पूरे हो जाते। एक दिन के वजह से वो आपके डेप्री के रेट में फर्क पड़ गया। इस सिचुएशन में आपको पता है नॉर्मल डेप्री कितना मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी पे, 7.5%। ठीक है, और एडिशनल डेप्री कितना मिलेगा, 10%। टोटल हो गया, नहीं राउंड ऑफ नहीं, एग्जैक्टली हो गया 18 में होगा, तो 17.5। क्लियर है। अब आगे की बात समझो, ध्यान देना। एडिशनल डेप्री इज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि एडिशनल डेप्री में क्या बोला था, ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी न्यू की कैटेगरी में कब तक आएगी, 1 साल 2 साल 5 साल, फर्स्ट ईयर। इसी साल खरीदी है तो न्यू, सेकेंड ईयर से तो एक बार डेप्री लग गया फिर तो पुरानी हो गई। समझ आ रहा है। तो ये एडिशनल डेप्री जो होता है ना, एडिशनल डेप्री इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी, जब वो नई कैटेगरी में मानी जाती है। सेकेंड ईयर से एडिशनल डेप्री नहीं मिलता। सेकेंड ईयर से क्या मिलता है, सिर्फ नॉर्मल डेप्री। ये बात समझ आई, बोलो ये तो क्लियर है। अब इसमें ना जो असेसी है, टैक्स पेयर है, इस बात पे उसका भी एक ऑब्जेक्शन आया, या उनकी तरफ से एक नेगेटिव रिव्यू आया। उन्होंने बोला सर एडिशनल डेप्री आपने बोला था कि नॉर्मल सिनारियो में 20% मिलता है, तो हमें थोड़ा फायदा दिखा कि हमारा खर्चा जल्दी राइट ऑफ होगा। अब आपने इसको भी आधा कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर तो आप ये दोगे नहीं, एडिशनल डेप्री तो खाली फर्स्ट ईयर में होता है, तो हमारा तो 20 का 10 हो गया ना। तो फिर हम 4 अक्टूबर के बाद इन्वेस्टमेंट करें क्यों, थोड़ा रुक जाते हैं 2-4 महीने इधर उधर। अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सीधा अप्रैल में। अब जब अप्रैल में इन्वेस्ट करेंगे तो उस साल में हमको 15 और 20 पूरा 35% मिलेगा, डबल हो जाएगा सीधा। रुक जाते हैं, इसमें तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो थोड़ा नेगेटिव फीडबैक गया, डिपार्टमेंट ने इसमें कर दिया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में क्या किया वो समझो। उन्होंने ऐसा बोला कि देखो हमारा इंटेंशन आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन रोकने का तो नहीं है, बट फिर आप लोग भी इसका मिसयूज करोगे, मार्च में इन्वेस्टमेंट करके 35% डेप्री ले जाओगे, इसलिए हमको मजबूरी में ये करना पड़ा। चलो एक काम करते हैं, आपका नुकसान नहीं करते। अगर आपने ये सेकेंड हाफ में इन्वेस्टमेंट किया, ध्यान से समझना, सेकेंड हाफ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो नॉर्मल डेप्री और एडिशनल डेप्री देखो फर्स्ट ईयर में तो यही देंगे आपको, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में कॉन्जिक्यूटिवली जस्ट नेक्स्ट ईयर में आप और 10% एडिशनल डेप्री फिर से ले सकते हो। ये तो चलो 15 हो जाएगा पूरा, इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो पूरा साल हो गया ना। बट ये जो आप बोल रहे थे ना कि सर 20 का 10 कर दिया, 10 का नुकसान हो गया, 10 यहाँ पे ले लेना और बोलो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एडिशनल डेप्री का जो 20% आपको कमिट किया था वो हम देंगे, लेकिन 2 पार्ट्स में, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। ये पहले नहीं था, कुछ साल पहले जब ये लोग पॉइंट लेके आए थे तो सिर्फ यही था, बाद में अमेंडमेंट करके इन्होंने ऐड किया। 4-5 साल हो चुके हैं, कोई अभी रिसेंट अमेंडमेंट नहीं है, तो सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो अब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि एडिशनल डेप्री अगर किसी को फर्स्ट ईयर में आधा ही मिला बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, तो बाकी का आधा वो कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड ईयर में क्लेम कर सकता है, मना नहीं करेंगे। और ये वाला तो वैसे भी डबल हो ही गया, क्योंकि ये तो पूरा साल काउंट हो गया। तो इस साल में आप देखा जाए तो 25% क्लेम कर दिया। थर्ड ईयर से क्या सिनारियो होगा, सिर्फ 15 ही मिलेगा। ये तो खत्म हो गया, बात समझ आ रही, ऐसे कैलकुलेशन होता है।
तो नॉर्मल डेप्री इज सेपरेट कंसेप्ट, एडिशनल डेप्री इज ऑल टुगेदर सेपरेट कंसेप्ट, दोनों मिक्स नहीं होते। एडिशनल डेप्री स्पेशल केस है, सिलेक्टेड सिनारियो में मिलता है। कब? जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्स्ट ईयर ऑफ उसका इंस्टॉलेशन हो, तो आप नॉर्मल डेप्री से सरप्लस एडिशनली एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ये स्टोरी है, ठीक है। अब ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, पेज 89 पे आपको रेट भी दिख जाएगा, 20% मेंशन किया है ये फर्स्ट पॉइंट में। सर फिर आगे जैसे अगर 1 लाख की मशीन है तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें कैंसिल होगा या वो चलेगा? नहीं, अब तो 1 लाख की मशीन को 5 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हो? एसएलएम मेथड तो चलता ही नहीं है ना, डब्ल्यूडीवी चलता है। डब्ल्यूडीवी तो हो गया 15% डेप्री का जो नॉर्मल रेट है वो क्या है? डब्ल्यूडीवी है। तो अपन ने देखा एसएलएम सिर्फ पावर जनरेशन यूनिट्स वालों को ही अवेलेबल है, वो भी उनके ऑप्शन पे। वो बोले नहीं हम भी डब्ल्यूडीवी फॉलो करेंगे, तो करो, हम का मना कर रहे हैं। बट अगर आप चाहते हो एसएलएम फॉलो करना तो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज को हमने अलाउ किया है एट देयर चॉइस, बट बाकी सबके लिए डब्ल्यूडीवी है। तो 1 लाख को 5 हिस्सों में बांटना, वो तो एग्जाम्पल अपन एसएलएम समझने के लिए देख रहे थे, बट वो यहाँ पे कोई काम का नहीं है। बात समझ आ गई? 35% पहले रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपकी 1 लाख की मशीन थी, 35,000 आपका डेप्री पीएनएल में डाल दो, उसके बाद बचा 65, तो 65,000 पे अगले साल से 15%, फिर माइनस करके जो बचा उस पर 15%, वैसे चलता रहेगा। रिकरिंग है ना, वो लेस होता जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली स्टोरी थी। अब इसमें देखो एक पॉइंट लिखा है जो अब एप्लीकेबल नहीं है लेकिन हिस्ट्री हो चुका है, बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है उसमें। आपको सेकंड और थर्ड पॉइंट दिख रहा है बोल्ड में, हावेवर वाला। ये स्कीम लेके आए थे ये लोग 5 साल के लिए, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 और 21 तक चला था। 5-6 साल ये स्कीम चली। ये स्पेशल केस था, एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर एक एडिशनल केस और एक सेपरेट केस था। दिस वाज ओनली फॉर स्पेसिफिक नोटिफाइड एरियाज। अब मैं इसका आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखो एग्जाम के लिए वो पॉइंट काम का नहीं है क्योंकि आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है AY 25-26 में, बट एक कंसेप्ट समझने के लिए, नॉलेज के लिए कि गवर्नमेंट सोचती कैसे, उस इंटेंशन से आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट तो करना ही है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे इंडिया में इवन है क्या? एक जैसा है क्या? नहीं। जैसा गुजरात में है वैसा बिहार में भी। बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं, देखा होगा आपने, तो थोड़ा मीडिया में काफी हाइप है उसका, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे किसी को पता नहीं, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर तो रहना ही है। अब जो उनको सपोर्ट करता है वो उसकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी क्या है कांग्रेस क्या है, उनको चीफ मिनिस्टर बने रहना है बिहार का, वो स्कीम चलती है वहां पे। अब बिहार इलेक्शन है तो आप देखो जितनी फैक्ट्रीज, जितना बिजनेस, जितनी इनकम गुजरात में लोगों की है उतनी बिहार में नहीं है। वेस्ट बंगाल का सिनारियो अलग है, झारखंड उड़ीसा अलग है, साउथ में अलग है, कश्मीर में अलग है, डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट जब पूरे इंडिया को चला रही है ना, तो उनके माइंड में रहता है अरे यार बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, थोड़ा पीछे चल रहा है, इनका भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बोले झारखंड में थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में और फैक्ट्रीज लगवानी पड़ेगी, लोगों को काम कैसे मिलेगा। तो उस चीज के लिए जब गवर्नमेंट ये सब सोचती है ना, वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखता है। इन्होंने 4 स्टेट्स को तब टारगेट किया था, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स थे। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जो भी लोग इन चारों स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाएंगे, हम बताएंगे कौन से एरिया नोटिफाइड में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे फैक्ट्रीज की जरूरत है, कहाँ पे रोजगार की जरूरत है, और वहां पे कुछ है नहीं, और वहां के लोग बेचारे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो कंपनी वालों को लालच दिया, बोले एक काम करो, हम आपको 4 स्टेट की लोकेशंस दे देते हैं, इन लोकेशंस पे जो भी फैक्ट्री लगाएगा उसको एक सेक्शन 32AD एप्लीकेबल होगा। 32AD में उसको और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। बात समझ आ रही? एक्स्ट्रा मतलब इन दोनों से एक्स्ट्रा, ये तो है ही, और एडिशनल डेप्री क्लेम करने को मिलेगा जो नियर अबाउट 15% जैसा था, 15%। तो ये 35 तो हो ही रहा था नॉर्मल सिनारियो में, 15 और 20 और 15, टोटल कितना हो गया? 50। तो 50% डेप्री तो पहले ही साल में मिल जाएगा। आप करो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, 5 करोड़ का खर्चा पहले साल में क्लेम कर लो। आप देख रहे हो आपका डेप्रिसिएशन कितना जल्दी सेट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा लालच 32AD में इन्होंने दिया था 5 साल तक। उसके बाद उनको सेक्शन की जरूरत नहीं लगी, फाइनेंस एक्ट में हटा दिया। आपके एग्जाम में 32AD एप्लीकेबल नहीं है, आपके एग्जाम में 2 ही है, नॉर्मल डेप्री, एडिशनल डेप्री, बट ये स्कीम तब एप्लीकेबल थी। अब इंटेंशन समझ आया कैसे सोचते हैं, कैसे सेक्शंस बनते हैं, बस वो इंटेंशन बताने के लिए पॉइंट रखा है, बाकी काम का नहीं। देखो बोला ही है 1 अप्रैल 2021 से डिडक्शन बंद हो चुका है, तो वहाँ क्लियर लिखा है, कोई खुद भी पढ़ेगा तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब उसमें देख रहे हो 35% का एक रेट लिखा है, ठीक है। वो 35% आया कहाँ से पता है? 20% एडिशनल डेप्री ये वाला, और 15% एडिशनल डेप्री 32AD वाला। तो 20 और 15 मिला के कितने हो गए? 35% हो गए।
नॉर्मल डेप्री से ऊपर 35%। नॉर्मल डेप्री खुद 15 होता है और ये 35% डला, टोटल कितना हो गया 50, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ 3 कैटेगरी हो गई, एक 15% नॉर्मल डेप्री, एक 20% एडिशनल डेप्री, एक 15% 32 AD वाला एडिशनल डेप्री। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है 35। तो अपने लिए तीनों का टोटल कितना हो गया 50। समझ आ रहा है? ऐसा था, बट अब ये अब एप्लीकेबल नहीं है, तो खत्म हो चुका है ऐसा। बोलो कोई कंफ्यूजन? तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो आपको 180 डेज वाली स्टोरी समझ आ गई, डेज कैसे कैलकुलेट करने। 180 डेज से कम पुट टू यूज होगा तो आधे साल का डेप्री मिलेगा, फिर अगले साल से भले पूरा ले लो। एडिशनल डेप्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलता है। आप फर्स्ट ईयर में अगर आधा ही क्लेम कर पा रहे हो तो नेक्स्ट ईयर में बाकी का आधा क्लेम कर लो, बैक टू बैक, बात खत्म। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। अब जब डेप्रिसिएशन के अपन सम्स करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको नंबर्स के साथ उसमें एग्जीक्यूट करके समझाऊंगा, तो उसका एग्जीक्यूशन समझ में आ जाएगा। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक अब क्लियर? बस इतना रखते हैं, बाकी की चीजें फिर कल।